देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। मैम आज के स्टैटिस्टिक्स। आज के बेटा ही करो। अच्छा देखो, इंडेक्स नंबर में एक क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग कर सकते हैं, वो पहले कर लेते हैं, उसके बाद नया पॉइंट स्टार्ट करेंगे। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर बोला है if the ratio between last year's index number and passes index number 28 is to 27, then the missing figure in the following table P is, ठीक है। तो ये जो P है इसका वैल्यू कितना होगा ये हमें पूछा है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कॉमोडिटी एक्स वाई है, कॉमोडिटी है एक्स और वाई, ठीक है। बेस ईयर, बेस ईयर है प्राइस और क्वांटिटी, तो बेस ईयर का प्राइस P0, क्वांटिटी Q0, ठीक है। वैल्यूज L L 10 और 5, ठीक है। वैल्यूज है L L 10 और 5, ये सब क्वेश्चन में ही दे रखा है। प्रीवियस सॉरी करेंट ईयर, करंट ईयर में प्राइस और क्वांटिटी मतलब PN और QN। अच्छा PN क्या है 2P और ये है 5 और 2, ठीक है। 5 और 2, और हमें बोला है कि लेस्पियर्स और पैसेस का रेशियो बता दिया है, तो लेस्पियर बाय पैसेस रेशियो यानी 28/27। तो हमें लेस्पियर्स और पैसेस कैलकुलेट करके देखना चाहिए कि कितना होगा। तो लेस्पियर्स में क्या होता था, PN/P0 तो दोनों में फिक्स था, PN/P0, और लेस्पियर्स जो लास्ट ईयर के क्वांटिटी को लेगा, ठीक है। इस तरह से मैंने याद रखने के लिए बोला था। तो एक कॉलम हो जाएगा PN/Q0, दूसरा हो जाएगा P0/Q0। तो पैसेज का कैसा था, पैसेज का भी सेम ऐसा ही था, बस 0 0 की जगह NN था, ठीक है। 0 0 की जगह NN मतलब PN/QN और एक P0/QN, ठीक है। P0/QN इस तरह से होगा। अब पुट करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करते हैं, तो PN/Q0, PN और Q0 ये हो गया 20। अच्छा फिर है PN और Q0 ये हो गया 5P, ठीक है। P0/Q0 10L and 5L। गुड मॉर्निंग शिवाश। गुड मॉर्निंग मैम। एंड नेक्स्ट देखो PN/QN, तो PN/QN यानी 5 × 2 10 हो जाएगा, P × 2 2P हो जाएगा। P0/QN, P0 और QN, ठीक है। तो ये दोनों 5L हो गया और 2L। अब हमें क्या करना है, ये सब का टोटल करना पड़ेगा कॉलम का, ठीक है। तो अगर टोटल करेंगे तो यहाँ पर हो गया 20 + 5P, यहाँ पर 10 और 5 मतलब 15L, 10 + 2P, और यहाँ पर हो गया 7L, ठीक है। अब लेस्पियर्स बाय पैसेज हमें करना है। तो लेस्पियर्स का मतलब क्या होता है, लेस्पियर्स का मतलब होता है PN/P0, ये तो फिक्स्ड है, इंटू Q0/Q0, ठीक है, इंटू Q0/Q0, और इसमें सिग्मा या समेशन जो भी बोलो इंटू 100। पैसेज का भी वही होगा, PN/P0 दोनों का फिक्स्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी 0 होता है, यहाँ पर क्वांटिटी N होगा, क्योंकि पैसेज जो है सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, ठीक है। नहीं ठीक ही लिखा है, लेस्पियर्स, लेस्पियर्स मतलब लास्ट ईयर का, तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है, L आता है तो ये 0 वाला ये N वाला, ठीक ही लिखा है मैंने, ठीक है। अच्छा 28/27, ये 100 कैंसिल। अब वैल्यूज पुट करो, PN/Q0 ये वाला 20 प्लस यहाँ पर लिखते हैं 20 + 5P डिवाइडेड बाई P0/Q0 मतलब सेकेंड वाला कॉलम 15L, यहाँ पर PN/QN मतलब 10 + 2P डिवाइडेड बाई 7L।
इक्वल टू 28/27। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 + 5p डिवाइडेड बाई 15l इंटू 7l डिवाइडेड बाई 10 + 2p, 28/27। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके देखते कितना होगा। ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, एल एल कैंसिल कर देते हैं, 7, ये ऐसे लिखते हैं 20 + 5p, और या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं तो 4 + p हो जाएगा, और इंटू 7 भी है इधर, इंटू 7 भी है इधर, और इधर हो जाएगा 15, और यहाँ पर अगर कॉमन लेते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, 5 + p, 28/27। ठीक है, अब इसको फिर से कैंसिल कर सकते हैं, 3 और 4 + p डिवाइडेड बाई 5 + p इक्वल टू 28/27, और ये इधर चेंज हो जाएगा, मतलब 7, और ये क्या है 7/6 है, तो ये चेंज होने से 6/7 हो गया। 4 + p डिवाइडेड बाई 5 + p इक्वल टू 24/27। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 27 इंटू 4, कैलकुलेटर पे कर लेते, 27 इंटू 4, 108 + 27p इक्वल टू 24 इंटू 5, 120 + 24p, ये इधर आ गया तो 3p, और ये इधर चला जाएगा तो ये हो गया 12, तो p इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, p इक्वल टू 4 हो गया, तो ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेस्पियर्स और पैसेज का रेशियोज दिया था, और उसको हम लोगों ने जो फॉर्मूला लास्ट दिन सीखा था उसको फॉलो करके जो हमारा मिसिंग फिगर था दैट इज p, वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आज हम लोग शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा चैप्टर है, आज ही ये कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। ये देखो, आज हम लोग सीखेंगे शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग। अच्छा, इसके पहले क्वांटिटी इंडेक्स एक बार बता देते हैं, उसके बाद शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग भी बता देंगे। एक मिनट, देखो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होता है, जैसे प्राइस इंडेक्स में हम लोगों ने क्या देखा था, PN/P0। ठीक है, तो क्वांटिटी इंडेक्स में प्राइस को P से डिनोट करते हैं, तो क्वांटिटी को Q से करेंगे, सिमिलरली QN/Q0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी समेशन होता था, यहाँ पर भी समेशन होगा अगर एग्रीगेटिव मेथड हुआ तो। ठीक है, अगर एग्रीगेटिव नहीं हुआ तो QN/Q0, तो क्वांटिटी इंडेक्स कोई अलग नहीं है, क्वांटिटी इंडेक्स का मतलब हो जाएगा क्यू से डिनोट करना। ठीक है, नॉर्मली ये सब कम आता है। ठीक है, ये चैप्टर से ये सारा चीज कम आता है, मेनली प्राइस रिलेटिव का ही ज्यादा आता है। तो ये पीडीएफ जब शेयर करेंगे या फिर जिनका मैट है तो वहां पर तुम लोग ये वाला पॉइंट जो है नोट डाउन कर लेना, या फिर कॉपी में लिख लेना। अभी हम नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नहीं लिखवा रहे। क्वांटिटी इंडेक्स का मतलब सेम प्राइस इंडेक्स के तरह ही है। प्राइस इंडेक्स को हम लोग PN/P0 से डिनोट करते हैं, इसको QN/Q0 से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है। लास्ट दिन हम लोगों ने सिंपल एग्रीगेटिव भी पढ़ा था, सिंपल एवरेज भी पढ़ा था। एग्रीगेटिव में क्या था, सारे प्राइजेस का टोटल, बेस ईयर का और करेंट ईयर का टोटल। ठीक है, वही देखो टोटल इंडिविजुअली टोटल किया गया है, ये एक फॉर्मूला होता है।
सिंपल एग्रीगेट। और सिंपल एवरेज का क्या हो जाएगा? सिंपल एवरेज का मतलब हम लोगों ने क्या देखा था? प्राइस रिलेटिव को इंडिविजुअली कैलकुलेट करना था, इंडिविजुअली प्राइस रिलेटिव का एवरेज करके डिवाइडेड बाय एन करना था। यहाँ पर वही चीज का देखो क्या किया है, क्यू एन बाई क्यू जीरो। सिंपल एवरेज का क्या किया है, क्यू एन बाई क्यू जीरो डिवाइडेड बाई एन किया है। यहाँ पर प्राइस रिलेटिव अलग से हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, क्वांटिटी में इस तरह से नहीं करना पड़ेगा। क्वांटिटी में कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पर क्यू एन बाई क्यू जीरो का जो इंडिविजुअली टोटल होगा डिवाइडेड बाई एन करने से जो आएगा वही हम लोग का एवरेज क्वांटिटी होगा। सिंपल एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव्स, ठीक है। थोड़ा सा प्राइस रिलेटिव से ये वाला फॉर्मूला अलग है, देख सकते हो। प्राइस रिलेटिव में क्या था, प्राइस रिलेटिव में इस तरह से था, पी एन बाई पी जीरो इंटू 100, ये इंडिविजुअली करना था और इसका समेशन करना था, डिवाइडेड बाई एन था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर 100 हटा भी देते तो यहाँ पर इंडिविजुअली क्यू एन बाई क्यू जीरो जो यहाँ पर था उसी का ही एवरेज कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्वांटिटी का एवरेज, सिंपल एवरेज क्वांटिटी का, ठीक है। अब वेटेड एवरेज देखो कैसे होगा। वेट मतलब क्या, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होना चाहिए, जैसे प्राइस में हुआ था। तो अगर लेस्पियर्स पे करते हैं तो लेस्पियर्स का प्राइस का कैसे था, पी एन बाई पी जीरो, और क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहा था, और लेस्पियर्स का क्वांटिटी क्या होगा, बेस ईयर का, ठीक है। क्योंकि मैंने कैसे याद रखने के लिए बोला था, अल्फाबेटिकली एल पहले आता है बाद में पी, तो पहला यानी पुराना तो क्यू जीरो, ठीक है। यहाँ पर जस्ट उसका ऑपोजिट होगा, क्योंकि ये क्वांटिटी इंडेक्स निकाल रहे हैं तो पी एन बाई पी जीरो के जगह क्यू एन बाई क्यू जीरो और इनटू हो जाएगा प्राइस से। तो जीरो जीरो हुआ था, यहाँ भी जीरो जीरो हो जाएगा। देखो क्यू एन बाई क्यू जीरो, पी जीरो। तो अगर हम लोग एक तरह का फॉर्मूला सीखते हैं तो बाकी हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर पैसेज, पैसेज का कैसे था, पी एन बाई पी जीरो इंटू क्यू एन, ठीक है। पैसेज का था क्यू एन, और यही पैसेज का फॉर्मूला अगर हम लोग क्वांटिटी में ट्रांसफर करना चाहते, जैसे पी एन बाई पी जीरो फिक्स था वैसे ही हो जाएगा क्यू एन बाई क्यू जीरो फिक्स। और यहाँ पर प्राइस मल्टीप्लाई होगा, क्वांटिटी पहले से ही है तो प्राइस मल्टीप्लाई होगा, और प्राइस पी एन हो जाएगा। ये देखो क्यू एन बाई क्यू जीरो, पी एन पैसेज का ये होगा, ठीक है। फीचर्स का क्या होगा, फीचर्स का मतलब लेस्पियर्स इंटू पैसेज, जो हम लोगों ने लास्ट दिन किया था उसका जियोमेट्रिक मीन। तो वही क्या हुआ है देखो, लेस्पियर्स क्यू एन बाई क्यू जीरो इंटू क्यू एन बाई क्यू जीरो, पी एन, ठीक है। ये हो गया पैसेज, लेस्पियर्स और पैसेज, जियोमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर्स एंड पैसेज, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और एक बोला है यहाँ पर, ये उतना रेलिवेंट नहीं है, बाकी सब देख सकते हो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि प्राइस का ही आता है क्वांटिटी, लेकिन ये सब एक ही जैसा है। प्राइस का जैसे होता है क्वांटिटी का भी सेम कंसेप्ट में याद रखना है, बस क्वांटिटी आएगा। बेस ईयर वेटेड एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव्स कैसे होगा, बेस ईयर वेटेड एवरेज बोला है मतलब कुछ तो मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्वांटिटी का बोला है, ठीक है। तो क्यू एन बाई क्यू जीरो तो फिक्स्ड होता है, क्यू एन बाई क्यू जीरो फिक्स्ड होता है, ठीक है। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई किया गया है, बेस ईयर वेटेड एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव्स, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है पी जीरो क्यू जीरो, ठीक है। ये हमारा क्वांटिटी इंडेक्स हो जाएगा, पी जीरो क्यू जीरो, ठीक है। पी जीरो क्यू जीरो ये क्वांटिटी रिलेटिव्स है, ठीक है। बेस ईयर वेटेड एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो। ये अगर नहीं भी याद रख सकते हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये नहीं आता है, ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा, मेनली प्राइस वाला। और ये जो है प्राइस से रिलेटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये थोड़ा सा अलग है, देख सकते हो। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एवरेज किया है। तो देखो पहला बात है कि एवरेज हुआ है, तो एवरेज होने से तो डिवाइडेड बाय समथिंग होगा। किस चीज का एवरेज करना है, बेस ईयर का, ठीक है। बेस ईयर वेटेड एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव्स, तो देखो जीरो जीरो है, बेस ईयर इसीलिए जीरो जीरो है, ठीक है। और पी जीरो क्यू जीरो, प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है। और क्वांटिटी का करने बोला है इसीलिए क्यू एन बाई क्यू जीरो, ठीक है। क्यू एन बाई क्यू जीरो, क्योंकि ये क्वांटिटी इंडेक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो इसके एकदम स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि ये क्वांटिटी इंडेक्स का है। तो क्वांटिटी इंडेक्स और प्राइस इंडेक्स में बस इतना ही फर्क है, प्राइस इंडेक्स को पी से डिनोट किया जाता है, क्वांटिटी को क्यू से, क्यू एन बाई क्यू जीरो। बाकी सब सेम है, ठीक है, बाकी सब सेम है। वैल्यू इंडेक्स क्या होगा ये भी बता देते हैं। वैल्यू को वी से डिनोट किया जाता है। वैल्यू मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग
₹2 पर किलो करके हम लोग कुछ परचेज कर रहे हैं, ठीक है। मान लो 10 किलो परचेज किया है, ₹2 पर किलो वाला कोई आइटम 10 किलो परचेज किया है, तो हम लोग का वैल्यू हो जाता है ₹20। यानी ये क्या है, ये रुपीज है एट द रेट, और ये क्या है, क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी और ये क्या है, प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस पर किलो है। तो क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आता है। देखो यहाँ पर वही किया है। वैल्यू इंडेक्स इंडेक्स कैसे होगा, वैल्यू इंडेक्स को भी से डिनोट करेंगे, और इंडेक्स हमेशा एन ऊपर और नीचे जीरो होता है। ऊपर हमारा करेंट ईयर और नीचे हमारा बेस ईयर होता है, ठीक है, बेस नीचे जाता है। अब इसको वैल्यू को हमें किस में ट्रांसफर करना है, हमें वैल्यू में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। वी मतलब वैल्यू में ट्रांसफर करना है, वैल्यू मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब ऊपर है एन एन, तो एन, नीचे है जीरो, जीरो हो जाएगा इसका समेशन, ठीक है। ये होता है वैल्यू इंडेक्स। तो वैल्यू इंडेक्स कैसे याद रखोगे, यहाँ पर वी है, वैल्यू फॉर वी फॉर वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू इंडेक्स एन बाई जीरो होता है हमेशा, जैसे प्राइस का होता है, ऊपर एन नीचे जीरो, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, वैल्यू का मतलब होता है प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू निकल के आता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, तो पी और एन तो होगा ही होगा, ये फिक्स्ड है, पी और क्यू होगा, ठीक है, पी और क्यू होगा। और ऊपर आता है एन, तो दोनों एन हो जाएगा, नीचे आता है बेस ईयर, तो नीचे दोनों जीरो हो जाएगा, और ये हो गया समेशन, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हो, वैल्यू इंडेक्स इस तरह से होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये वाला है, ये वाला, ठीक है, शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग, ये देखेंगे ये क्या होता है। शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग। शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग एक प्रोसेस है, ठीक है। ये है तो थोड़ा सा बता देते हैं इसमें, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आता, ये चीज को समझ सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने एक जो है इनकम टैक्स का एक साइट ओपन कर रखा है, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसका प्रैक्टिकल देखो यहाँ पर, कि इन्फ्लेशन कैसे चल रहा है, उसका पूरा डिटेल्स दे रखा है, ठीक है। देखो, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एज एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1981 से लेके 82 टू फाइनेंशियल ईयर 1617, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, ठीक है, ये बना रखा है, ठीक है। ये एक्चुअली गवर्नमेंट ये सब फॉलो करता है, तो यहाँ पर बना रखा है। देखो, इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 81-82 से लेके फाइनेंशियल ईयर 16-17 तक देख सकते हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बना रखा है। मतलब इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है वो दिखा रहा है। देखो, 81 में अगर हमारा बेस 100 था, ठीक है, इन्फ्लेशन इंडेक्स 100 था, तो 80 टू 83 में हुआ 109, ठीक है, मतलब 9% इंक्रीज हुआ। ये सब ये लोग बता रहे कैलकुलेट करके। ये जो इन्फ्लेशन रेट, अगर तुम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो अलग अलग साइट से ढूंढते हो ना कि एक्चुअली कैसे चेंज हुआ नहीं हुआ, तो ये देखो, ये सब डेटा ये लोग बना रखे हैं, और वहां से हम लोग इसको इकट्ठा कर सकते हैं डेटा को। तो यहाँ से रियल लाइफ देख सकते हो कि किस तरह से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हमारा चेंज हुआ। 80-81 में जो 100 था, उसके बाद 109 हुआ, 116 बढ़ता ही गया, 125, 133, 140, 150, इस तरह से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अगर देखोगे तो ये कम नहीं हुआ है कहीं पर भी, ठीक है, कम नहीं हुआ है, ये बढ़ता ही गया है। एंड 16-17 में जाके ये हो चुका है 1125, ठीक है। अब क्या हुआ है, ऑन और आफ्टर 1/4/2017, मतलब ये यहां तक बना, यहां तक जो इंडेक्स बना हुआ है ये रियल है, ठीक है। ये जो बना हुआ है, ये बेस ईयर किसके हिसाब से बना हुआ है पता है, 81 82। अब हम लिख के दिखाते हैं, देखो यहाँ पर 1981 82 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये जो इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करने का प्रोसेस स्टार्ट किया था,
सरकार के तरफ से ये स्टार्ट हुआ था। और जब बेस ईयर 81 82 है, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट था, तो इसको 100 मान लिया था इन्होंने, ठीक है, 100 मान के स्टार्ट किया था। देखो जो हम लोग कर रहे हैं ना उसका प्रैक्टिकल देखो, 100 मान के इन्होंने भी स्टार्ट किया, और इसको फॉलो करते हुए इन्होंने ये इंडेक्स बनाया कब तक का, देखो यहाँ पर 16 17, क्या उसके बाद ईयर नहीं था? ईयर तो था, 16 17 तक थोड़ी ना लास्ट ईयर था। अभी हम लोग का तो चल रहा है कितना, ये लो, अभी हम लोग का चल रहा है कितना, अभी हम लोग का चल रहा है, ये देखो, अभी हम लोग का चल रहा है 22 चल रहा है, मतलब 22 23 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 16 17 तक बन रखा है, ये देखो 16, इतना एडवर्टाइज है ना, इधर उधर क्लिक हो जा रहा है, 2016 2017 तक बन चुका है, और ये है 1125। तो उसके बाद क्या नहीं बना होगा? बना है, लेकिन उसके बाद ना एक चेंजेस लाया इन्होंने, देखो यहाँ पर इन्होंने एक चेंजेस लाया। किसने लाया? गवर्नमेंट ने, हम लोगों ने नहीं। इन्होंने क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1 टू फाइनेंशियल ईयर 2022-23, यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने, किसी वजह से रिवाइज्ड कर दिया है। क्या बोला है? देखो, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फ्रॉम ईयर 2001 2002 से लेके 22 23 जो अभी चल रहा है, ठीक है, अभी 23 24 आ जाएगा, जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो 23 24 का भी आ जाएगा। तुम लोग चेक करके देख सकते हो कि इन्फ्लेशन कितना चेंज हुआ है, ठीक है, इन्फ्लेशन कितना लगा है, तो तुम लोग यहाँ से चेक करके देख सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, इन 2001-2 से लेके रिवाइज्ड कर दिया। क्या रिवाइज्ड किया है? पढ़ के देखो, बोल रहा है इन ऑर्डर टू रिवाइज द बेस ईयर को चेंज कर दिया फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब होता है, जब तुम लोग टैक्स पढ़ोगे तो देखोगे, कैपिटल गेन का मतलब होता है जब कोई प्रॉपर्टी बिक जाता है, जैसे कि मान लो किसी का लैंड है, किसी का बिल्डिंग है, ये सब बेच के जो इनकम होता है उसे बोलते हैं कैपिटल गेन, ठीक है। कैपिटल गेन जो होता है उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेस ईयर को चेंज कर दिया है। देखो बोला है सेक्शन 55 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 was amended by Finance Act 2017 so as to provide that the cost of acquisition of an asset acquired before 1/4/2001 shall be allowed to be taken as fair market value as on 1st April 2000, and the cost of improvement shall include only those capital expenses which are incurred after। ये इनकम टैक्स का बात बोला है, ठीक है, कि इन्होंने क्यों चेंज किया है। तो इन्होंने चेंज क्या किया है, पहले ये देखो, इन्होंने यहाँ पर 2001-2 को बेस मान लिया, और उसके बाद से फिर से टेबल बनाना स्टार्ट किया, और 22-23 तक बनाए। अभी देखो चल रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 331, ठीक है, 331 चल रहा है, ये लेटेस्ट है, ठीक है, ये लेटेस्ट है। तो इन्होंने क्या किया, 2001-2 को बेस मान लिया। अब देखो इन्होंने क्या किया है, पहले बेस ईयर 81 82 को मान के 16 17 तक टेबल रेडी था, फिर कुछ नीड आया इनकम टैक्स के तरफ से, तो 2001 2002 को इन्होंने मान लिया बेस ईयर, और वैल्यू लगा दिया 100। ये हम नहीं बोल रहे, देखो ये यहाँ पर बना हुआ है रियल लाइफ में, ठीक है, इन्होंने बेस ईयर को 100 मान लिया। 100 मानने के बाद फिर से टेबल बनाना स्टार्ट कर दिया, और ये टेबल बना हुआ है कब तक का, अभी जो लेटेस्ट है तब तक का बना हुआ है, मतलब लेटेस्ट जो ईयर आएगा दैट इज, ये देखो 2022 2023 तक का बना रखा है, ठीक है, 2022 और 2023 तक का इन्होंने कंप्लीट कर रखा है, और ये है 331, ठीक है, ये है 331। अच्छा, ये सब तो मैंने बता दिया। अब तुम लोग सोच रहे होगे फिर इसमें शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग कहाँ से आ रहा है, तो अभी तक देखो शिफ्टिंग स्प्लाइसिंग में हम लोगों ने नहीं बात किया है। अभी मैंने जस्ट इतना बताया कि रियल लाइफ में जो पढ़ रहे हो उसको देखो वो कैसे बना हुआ है। तो रियल लाइफ में जब हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स स्टार्ट हुआ था रेडी करना, तब ये 81 82 से स्टार्ट हुआ था, इसको 100 माना गया था, और उसको बेस करके 16 17 तक जो है एक टेबल रेडी किया गया था जिसका वैल्यू था 1125। लेकिन अचानक से कुछ नीड आया गवर्नमेंट के तरफ से, स्पेशली इनकम टैक्स के तरफ से, तो उन्होंने रिवाइज्ड कर दिया, ठीक है, रिवाइज्ड कर दिया। गुड आफ्टरनून सनम। गुड आफ्टरनून सनम। तो उन्होंने क्या किया, रिवाइज्ड कर दिया, और रिवाइज्ड करके ये वैल्यू
हाँ, गुड आफ्टरनून। रिवाइज्ड करके वैल्यू जो है 331, यहाँ पर 2022-23 का 331 बना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तो 16-17 तक बना था। अब जैसे मान लो कि 2002-3, ठीक है, जैसे मान लो 2003 ये जो है, इसका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यहां पर भी बना हुआ है, और जो रिवाइज्ड हुआ तब भी 2002-2003 का लिविंग इंडेक्स यहां पर भी बना हुआ है, ठीक है। अब देखो, जो प्रीवियस 81-82 के हिसाब से जब बना था, 81-82 के हिसाब से जब बना था, यहाँ पर रियल लाइफ में देखो कितना बना हुआ था। 2002-2003 का बना हुआ था 105, ठीक है, 105 बना हुआ था, ठीक है। 2002-3 का 105 बना हुआ था। अब जब रिवाइज्ड हुआ, देखो जब रिवाइज्ड हुआ, फिर से जब रिवाइज्ड हो गया, देन कितना बना, देन यहाँ पर रिवाइज्ड का 2-3 का कितना बन रहा है, रिवाइज्ड का 2-3 का बन रहा है यहाँ पर 105, और ये वाला फिर अलग है, ये मैंने गलत लिख लिया, 447, ठीक है। प्रीवियसली 447 था, प्रीवियसली 447 था, ये गलत लिख लिया। इस टेबल के हिसाब से 447 था, और इस टेबल के हिसाब से जो रिवाइज्ड हुआ उसमें आया है हम लोगों का 100 कुछ एक आया है, ठीक है। पहले देख लेते हैं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, मैंने शायद थोड़ा सा इधर उधर लिख लिया, चेक करते हैं। जो पहला बना हुआ था उसके हिसाब से, उसके हिसाब से 2002-3 का बना हुआ था हम लोगों का 447, ठीक है। और जो नया बना, जो नया बना वो है 105, जो नया बना वो है 105, 105, ठीक है। अब ये 105 करने का नीड क्यों आया, ठीक है। ये 105 बना, हम इधर लिख रहे हैं, इसको पहले समझाते हैं। देखो, ये 447 था प्रीवियस मेथड के हिसाब से। अगर हमें ये 447 यहाँ पर हम लोग यूज करते, क्योंकि देखो ऑलरेडी 2-3 का तो कैलकुलेटेड ही है, सोचो 2-3 का तो हम लोगों का इन्फ्लेशन टेबल कैलकुलेटेड ही है इसके हिसाब से, तो फिर इसको रिकैलकुलेट करने का क्या जरूरत है। सोचो, अगर 2001-2 को हम लोग बेस मान रहे हैं, और हम लोग को बताया जा रहा है कि ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 100 है, तो 2-3 में क्या 447 हो जाएगा, इतना रैपिड चेंज हो जाएगा कि इन्फ्लेशन रेट कितना हो जाता है पता है, फिर 447 बाई 100 इंटू 100, यानी 447% बन जाता है, जो कि इम्पॉसिबल मैटर है, ठीक है, इम्पॉसिबल मैटर है। एक्चुअली ये कंपेरेबल है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 447 बना था 81-82 को बेस मान के। अब वही डेटा यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं जब हम लोग 1-2 को बेस मान रहे हैं, हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब हमें अब इस बेस के हिसाब से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और 105 आएगा, हम तुम लोग को दिखा रहे कैसे आएगा। तो इसको बोलते हैं शिफ्ट करना। अगर हमारा बेस ही चेंज हो गया है तो उसके बाद से बाकी सबको हमें चेंज करते जाना है। कब से चेंज होगा, 2001-2 के बाद से। मतलब 2001-2 को बेस माना तो 2-3, 3-4-4-5 सारा चेंज होगा, ठीक है। 2003, 2004 अदरवाइज कंपेरेबल नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने दिखाया 100 के बाद 447 इलॉजिकल मैटर है, ठीक है। तो देखो कैसे आ सकता है 105, हम दिखाते हैं। देखो 400 यहाँ पर, देखो 2020, 2001, 2002, ठीक है। अभी अभी इसका वैल्यू है 100, अभी इसका वैल्यू है 100, न्यूली इसका वैल्यू है 100, ठीक है। ओल्ड इसका वैल्यू कितना था वो देखेंगे, और 2002, 2003 जिसका ओल्ड वैल्यू था, जिसका ओल्ड वैल्यू था 447, उसका न्यू वैल्यू कितना होगा, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना है। पहले देख लेते हैं 2001-2 का ओल्ड वैल्यू कितना था। देखो 2001-2 का ओल्ड वैल्यू था हम लोगों का, ओल्ड वैल्यू जो है ओल्ड टेबल में मिलेगा। 2001-2 का ओल्ड वैल्यू कहाँ गया, 1-2, ये रहा 426, ठीक है। ओल्ड वैल्यू कितना था, 426, ठीक है, 426 था। तो हम लोग सिंपल यूनिटरी मेथड करेंगे। अगर 426 का न्यू वैल्यू 100 होता है, ठीक है, तो 1 का 100 बाई 426, तो 447 का कितना हो जाएगा, 100 इंटू 447 डिवाइडेड बाई 426। अब इसको कैलकुलेट करके कैलकुलेटर पे देखो 105 आ जाएगा। 100 इंटू 447 डिवाइडेड बाई 426, देखो 104.9 यानी 105 आ रहा है। देखो तुम लोग खुद भी जो यहाँ पर इन्होंने बना रखा है, मतलब जो
गवर्नमेंट के तरफ से बना हुआ है, ठीक है। तो वही वाला चीज तुम लोग खुद भी कैलकुलेट करके बना सकते हो। तो ये इंडेक्स नंबर जो सीख रहे हो इसका प्रैक्टिकल यूज इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या सीखा हम लोगों ने, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग क्या हुआ कि अगर हम लोगों का बेस ईयर ही चेंज हो जाता है, तो जब से चेंज हुआ है 2001-2 से, उसके बाद से बाकी सारा कैलकुलेशन भी हमें चेंज करना है, नहीं तो कंपेरेबल नहीं होता है। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जब चेंज करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग शिफ्टिंग, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे शिफ्टिंग। अब स्प्लाइसिंग क्या होगा? स्प्लाइसिंग का मतलब हो जाएगा, देखो पहले हम लोग का बेस ईयर क्या था, 81-82, फिर से बोलेंगे स्प्लाइसिंग के हिसाब से ओल्ड बेस ईयर। देखो स्प्लाइसिंग में ओल्ड बेस ईयर हम लोग का क्या था, सेम वही 81-82, जो रियल लाइफ एग्जांपल है वही बता रहे हैं। और न्यू बेस ईयर हम लोग का भी हो चुका है 2001-2002, ठीक है। तो ये 100 हो चुका है। पहले ये कितना था, पहले ये था हम लोग का, ये देखो 2001-2 पहले हम लोग का था 426, ठीक है, पहले ही हम लोग का 426 था। ये अभी न्यू वैल्यू है, ठीक है। और 2001-2 का ओल्ड वैल्यू था, ये देखो यही वाला था ना 426 ये हम लोग का ओल्ड वैल्यू था। मतलब जब बेस ईयर हम लोग का 81-82 था, ठीक है, जब हम लोग का बेस ईयर 81-82 था। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, जैसे हम लोगों ने नेक्स्ट नेक्स्ट चेंज किया, जैसे कि 2002, 3, 3, 4 इस तरह से चेंज किया। अब हम लोग चाहे तो इसके आगे का भी चेंज कर सकते हैं, लाइक 2001, 2002 के प्रीवियस वाला भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है 1-2, तो प्रीवियस वाला हो जाएगा 2000, 2001। तो अगर हम लोग ये चेंज करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो अगर हम लोग आगे का चेंज कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे स्प्लाइसिंग। और आफ्टर, ठीक है, अगर फॉरवर्ड चेंज कर रहे हैं तो स्प्लाइसिंग, बैकवर्ड चेंज कर रहे हैं मतलब उसके बाद का नेक्स्ट टू नेक्स्ट चेंज कर रहे हैं, जैसे 2001-2 के बाद जो कि किया हुआ है। यहाँ पर ना स्प्लाइसिंग नहीं किया हुआ है, सिर्फ शिफ्टिंग किया हुआ है। शिफ्टिंग देख सकते हो तुम लोग, 2001-2 के बाद फिर से बनाया गया है 2, 3, 3, 4 से लेके पूरा 22-23 तक। तो एक्चुअली हमें चेंज करना पड़ेगा 16-17 तक, क्योंकि वो ओल्ड मेथड में बना हुआ है। 16-17 ओल्ड, जो ओल्ड बेस ईयर से बना हुआ है, ये देखो 264, उसके बाद से तो नॉर्मल ही बना होगा क्योंकि उसके पहले ही चेंज हो गया था। तो 16-17 तक हमारा शिफ्टिंग होगा, 16-17 तक शिफ्टिंग होगा, क्योंकि 16-17 तक जो है हम लोगों ने इसको चेंज करना है, क्योंकि ये ओल्ड बेस ईयर से बना हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग 2001-2 के बाद से चेंज करना है, ये हम लोगों ने देखा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इसको बेस ईयर मान लिया, तो इसके बाद से चेंज करना पड़ेगा। ये रेडी है, ये पहले से बना हुआ है, तो चेंज, ये चेंज होगा, ये चेंज, ये सारा चेंज होगा, ये सारा चेंज होगा अप टू 16-17 तक, जहां तक बना हुआ है, जहां तक ये वाला बना हुआ है, यहां तक चेंज होगा। उसके बाद और चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद तो बेस ईयर 1-2 को मान के ही 17, 18, 18, 19 तक बन रहा है, ठीक है। अगर हम लोग प्रीवियस वाला चेंज करना चाहते हैं, प्रीवियस वाला मतलब 2001-2 के पहले से, ठीक है, ये वाला फॉरवर्ड, मतलब ये चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ओल्ड के हिसाब से कितना था, 406, 2000, ये वाला देखो ओल्ड के हिसाब से था 406, ये वाला हमें चेंज करना है, ये ओल्ड के हिसाब से था 406, तो न्यू कितना होगा। अगर ये चेंज करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 2001, 2002, यहाँ पर लिखा मैंने 2000 और 2001, ठीक है। तो 2001 और 2002 में कितना है, ओल्ड वैल्यू 426 है। 2000, 2001 का ओल्ड वैल्यू कितना था, 406 था, ठीक है, 406 था। 2001-2 का न्यू वैल्यू है 100, तो इसका न्यू वैल्यू कितना होगा। तो सिंपल यूनिटरी मेथड कैसे हो जाएगा, ये देखो 406 डिवाइडेड बाय 426 इंटू 100, इसको सॉल्व करके देख सकते हो, 406 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 426, तो ये हो जाएगा 95, 95.3। तो ये हो गया, ये कंपेरेबल भी हो रहा है, सोच के देखो। अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अभी हमारा न्यूली न्यूली हम लोगों का, ये देखो क्यों करना पड़ता है चेंज। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा 2001, 2002 का वैल्यू 100 है, तो इसके पहले वाला वैल्यू क्या हम लोग बोलेंगे, वो इसके पहले वाला 2000, 2001 406 था, क्योंकि इन्फ्लेशन जब चल रहा है तो पहले
पहले 406 फिर 400, ये तो इन्फ्लेशन नहीं बना। ये क्या हो गया कि इन्फ्लेशन नहीं चल रहा है बल्कि महंगाई कम हो गया है, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है ना प्रैक्टिकली, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि बेस चेंज हुआ है। तो इसके लिए कंपेरेबल करने के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर 1 2 का वैल्यू 100 हुआ है चेंज होके, तो 2001 का वैल्यू हुआ है 95। ये लॉजिकल है कि 95 हुआ फिर 100 हुआ। तो अगर हम लोग बिफोर चेंज करते हैं तो वो होता है स्प्लाइसिंग, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट चेंज करते हैं तो वो होता है शिफ्टिंग। ठीक है, इससे क्वेश्चन उतना नहीं आता है, लेकिन एक है तो मैंने बता दिया शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग क्या होता है। ठीक है, बस चीज हमें पता करना है। जैसे देखो यहाँ पर एक मैट में जो एग्जांपल है, यहाँ पर 1980 को 100 मान के ये सारा कैलकुलेशन किया गया था। ठीक है, फिर अचानक से देखो 1990 को इन्होंने 100 मान लिया। तो 1990 को अगर 100 मान लिया है तो इसके पहले का जो भी चेंज है इसको हम लोग बोलेंगे स्प्लाइसिंग, और इसके बाद का जो चेंज है इसको बोलेंगे शिफ्टिंग। तो देख सकते हो कि 1990 का अगर न्यू वैल्यू 100 है, ओल्ड 140 था, तो उस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि 80 का वैल्यू क्या होगा। देखो अगर 1990 का न्यू वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू 140, न्यू है 100, और 1980 का ओल्ड वैल्यू है 100, तो न्यू वैल्यू कितना होगा। तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर है ओरिजिनल वैल्यू है 140, तब न्यू वैल्यू है 100, तो 1 = 100/140 इन, और 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100/140 इंटू 100। चेक करके देखो कितना आता है, यही वाला आएगा 71.4। 100/140 इंटू 100, तो 71.4 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो चेंज हो गया, ये क्या हो गया, चेंज हो गया। इस तरह से तुम लोग ये भी देख सकते हो, इसमें भी क्या होगा, सेम उसी तरह से 100/140 इंटू 104। चेक करके देखो 100/140 इंटू 104, तो ये हो गया 74.28, मतलब 3 आ रहा है लगभग। तो ये जो चेंज हुआ इसको हम लोग बोलेंगे स्प्लाइसिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग बोलेंगे। और ये जो यहाँ पर चेंज हुआ इसको हम लोग बोलेंगे शिफ्टिंग। नेक्स्ट टू नेक्स्ट जब चेंज हो रहा है, मतलब 90 का अगर 100 है न्यू वैल्यू, ओल्ड 140 था। ठीक है, तो 91 का ओल्ड वैल्यू 147 था, तो उस हिसाब से न्यू वैल्यू क्या होगा। तो कैसे हो जाएगा, 100/140 इंटू 147, 100/140 इंटू 147, तो ये हो गया 104.99, मतलब 105। ठीक है, तो ये बेस ईयर मान के ये बना हुआ था। अगर बेस ईयर ये मान रहे हैं तो इसके हिसाब से बाकी भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो कंपेरेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 1990 का वैल्यू अगर 100 है तो 89 में 131 होगा, कभी पॉसिबल नहीं है। इन्फ्लेशन है तो इसका तो आगे का कम होना चाहिए, पीछे का ज्यादा होना चाहिए। और अगर ये 100 से 147 जाते हैं तो इतना ज्यादा इन्फ्लेशन ये भी नहीं है। तो हमें कंपेरेबल करने के लिए अगर हम लोग बेस को ही चेंज करते हैं तो उसके प्रीवियस और उसके बाद का वैल्यूज को भी हमें सेम तरह से चेंज करना चाहिए। ठीक है, सेम बेस, बेस अगर ये हो रहा है तो फिर बाकी भी चेंजेस होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी भी चेंजेस होना चाहिए। ये होता है शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग का कंसेप्ट। यहाँ पर तो एक क्वेश्चन, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था, लेकिन मैंने तुम लोग को रियल लाइफ में दिखाया कि ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर देखो इनकम टैक्स का रिक्वायरमेंट था, तो गवर्नमेंट ने भी किया था। पहले इन्होंने 81 और 82 को बेस मान के पूरा बना लिया था, 16 17 तक पूरा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बना लिया था। फिर इनको कुछ नीड हुआ और इन्होंने सोचा नहीं, हम लोग अब 1 2 को बेस मानेंगे और उसके बाद में बनाएंगे। उसके बाद 22 23 तक बना हुआ है। ठीक है, 22 23 तक बना हुआ है क्योंकि यही लेटेस्ट है। ठीक है, यही लेटेस्ट है। तो इन्होंने चेंज कहाँ तक किया होगा, जो बन चुका था 2001 से लेके इनको चेंज करना पड़ा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक और ये यहाँ तक। और ये जो नीचे का चेंज है इसे बोलेंगे शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्टिंग। और ये जो ऊपर का चेंज करेंगे इसको बोलेंगे स्प्लाइसिंग। ठीक है, तुम लोग के मैट में भी एग्जाम्पल है, वहां से भी देख सकते हो, मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दिखा दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। अच्छा, अब हम लोग कुछ टेस्ट देखेंगे। ठीक है, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये कुछ टेस्ट है जो कि इनके फॉर्मूले पे चेक किया गया था। जैसे कि मान लो पैसेस का फॉर्मूला, फिशर्स का फॉर्मूला, ये सब पे चेक किया गया था। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा टेस्ट ये फॉलो करता है और कौन सा टेस्ट फॉलो नहीं होता है। हम बताते हैं, 4 मेनली टेस्ट है, 4 टेस्ट है, 4 टेस्ट में कौन सेटिस्फाइड कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वो देखेंगे। देखो, पहला टेस्ट है यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट का मतलब होगा कि यूनिट फ्री मेजरमेंट होना चाहिए।
क्योंकि सारा का सारा फॉर्मूला, चाहे लेस्पियर्स देख लो, चाहे पैसेज देख लो, चाहे फिशर्स देख लो, चाहे बाउलीज देख लो, चाहे मार्शल एजवर्थ देख लो, सारा का सारा फॉर्मूला यूनिट फ्री होगा। क्यों? क्योंकि सारा ही रेशियो है। रेशियो हमेशा यूनिट फ्री होता है। जैसे रेशियो सेम काइंड ऑफ चीजों का होता है, जैसे मान लो ₹10 और ₹15, ये रेशियो होता है, तो रुपीज रुपीज कैंसिल, तो यूनिट मतलब क्या, कुछ एक यूनिट होना चाहिए, यूनिट फ्री होगा। या फिर 10 kg और 15 kg, ठीक है, तो केजी केजी कैंसिल, तो यूनिट फ्री होगा। और जो सभी फॉलो करते हैं, यानी यूनिट टेस्ट में सभी पास कर जाते हैं, चाहे लेस्पियर्स का फॉर्मूला हो, चाहे पैसेज हो, चाहे फिशर्स हो, चाहे बाउलीज हो, चाहे मार्शल एजवर्थ हो, क्योंकि सभी रेशियो बनाते हैं और रेशियो हमेशा यूनिट फ्री ही होता है। ठीक है, तो इससे एमसीक्यूज आता है थियोरिटिकल, तो फिर इसमें तुम लोग को याद रखना है कि यूनिट टेस्ट में कौन कौन सा फॉर्मूला जो है वो पास कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो, यूनिट जो यूनिट टेस्ट है, दिस टेस्ट रिक्वायर्स दैट द फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट, यूनिट फ्री होना चाहिए, यूनिट फ्री फॉर्मूला, इन विच और फॉर विच प्राइसेस एंड क्वांटिटीज आर कोटेड एक्सेप्ट फॉर द, अच्छा, एक फॉर्मूला है जो कि इसको फॉलो नहीं करता है, वो लिख देते हैं, वो तुम लोग को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये आता है हम लोग का एमसीक्यूज में, तो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नॉट satisfied this टेस्ट। ठीक है, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स जो है यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, इसका प्रूफ का हमें कोई जरूरत नहीं, प्रूफ पूछेगा भी नहीं, आएगा तो एमसीक्यू आएगा, कोई प्रूफ प्रूफ बुक में भी नहीं है, करना भी नहीं है हम लोग को। ठीक है, ये एमसीक्यू में तो प्रूफ आता नहीं है और यहाँ से प्रूफ आएगा भी नहीं, तो हमें सिर्फ देखना है कि यूनिट टेस्ट में कौन कौन फॉलो करता है। सभी फॉलो करते हैं एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स जो है वो यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, देखो यूनिट टेस्ट के बाद है टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट, ठीक है, टाइम रिवर्सल टेस्ट नाम से ही पता चल रहा है टाइम को हमें रिवर्स करना है। नॉर्मली हम लोग टाइम कैसे फॉलो करते हैं, PN/P0, अगर प्राइस का कैलकुलेट करते हैं, मतलब यहाँ पर हो जाता है प्राइस ऑफ करेंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, करेंट ईयर ऑन बेस ईयर। ठीक है, ऐसे रीड किया जाता है। अगर हम लोग टाइम को रिवर्स करना चाहते हैं, मतलब करेंट ईयर ऑन बेस ईयर के जगह बेस ईयर ऑन करेंट ईयर करना चाहते हैं, ये होता है रिवर्स करना। करेंट ईयर ऑन बेस ईयर के जगह अगर बेस ईयर ऑन करेंट ईयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बेस ईयर, यहाँ पर हो जाएगा करेंट ईयर, तो सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा P0 और नीचे हो जाएगा PN। ठीक है, अब हमें क्या बोला, ये टेस्ट बोल रहा है कि इट इज टेस्टेड टू डिटरमाइन वेदर ए गिवन मेथड विल वर्क बोथ वेज इन टाइम, मतलब टाइम को फॉरवर्ड कर लो या टाइम को बैकवर्ड कर लो, जो मैंने यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। द टेस्ट प्रोवाइड्स दैट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इंडेक्स नंबर शुड बी सच दैट टू रेशियोज, द करंट ऑन द बेस एंड द बेस ऑन द करंट, ये देखो, करंट ऑन द बेस एंड बेस ऑन द करंट, ये सब मैंने लिखवा दिया है। ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे यूनिटी आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए। चेक करते हैं, PN/P0 इंटू P0/PN, ये मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए, क्या 1 आएगा, आ रहा है, चेक करके देख सकते हो क्यों 1 आ रहा है, कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट। ठीक है, ये 1 आ रहा है, तो ये जो है टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है ये 1 आना चाहिए। तो ये पहले मैंने बता दिया कि इसका थीम क्या था, कि इसका थीम ये है कि P, इसका मतलब क्या हो गया बेसिकली, ये PN/P0 को हम लोग कैसे लिखते हैं, PN/P0 को हम लोग लिखते हैं P0N और इसको लिखते हैं PN0 इक्वल टू 1, ये होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट। इसको लिखा जाता है 0N। ठीक है, इसको हमेशा लिखेंगे ऐसे 0N और इसको लिखेंगे N0। ठीक है, नीचे का पहले लिखना पड़ता है 0N N0। ठीक है, ये चेंजेस कैलकुलेट कर रहे रेस्पेक्ट टू बेस ईयर, इसीलिए बेस देन करेंट। अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि पैसेज और जो बोलते हैं इसे फिशर्स और लेस्पियर्स में ये पास आउट होता है कि नहीं, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने चेक किया, तो पहले देखते हैं लेस्पियर्स। ठीक है, लेस्पियर्स का देखो, PN/P0 होता है इंटू
Q0 Q0, ये तो फिक्स्ड है, यहाँ समेशन यहाँ समेशन। ये हो गया 0n बेसिस पे, ठीक है। अगर ऐसे कर रहे हैं तो कैसे होगा? अगर टाइम को रिवर्स कर रहे हैं तो कैसे होगा? n के जगह 0 ऊपर और ये n नीचे, और इनटू में 0 0 के जगह n हो जाएगा। अब ये टाइम रिवर्स हो गया, ये और ये, क्या ये 1 हो रहा है? ये किसी भी तरह से 1 नहीं हो रहा है, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। पैसेज का देखो, पैसेज का फिक्स्ड क्या था? Pn बाई P0 इंटू क्यू एन। अगर इसी चीज का टाइम रिवर्सल करेंगे, ये सब प्रूफ का जरूरत नहीं है, बस तुम लोग को थोड़ा सा समझा दे रहे ताकि याद रख पाओ, ठीक है। वैसे नॉर्मली फॉर्मूला बेस्ड लिखवा दिया जाता है और उसको याद कर लिया जाता है कि कौन सा टेस्ट सेटिस्फाई है कौन सा नहीं है, एक बार बता देने से इजीली याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसका देखो पैसेज का क्या हो जाएगा। पैसेज में अगर देखें तो टाइम रिवर्स करना है, मतलब P0 नीचे Pn, ठीक है, और Qn रियलिटी में होता है, यहाँ पर Q0 हो जाएगा टाइम रिवर्सल टेस्ट की वजह से। कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो ये नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो लेस्पियर्स और फीसर्स दोनों ही इस टेस्ट को फेल कर गया। सॉरी, लेस्पियर्स और पैसेज, क्या फीसर्स भी फेल होगा? चेक करते हैं। फीसर्स का मतलब लेस्पियर्स इनटू पैसेज लिखते हैं। लेस्पियर्स तो ऑलरेडी लिख रखा है, देख देख के लिख लेंगे, या फिर नॉर्मली भी लिख सकते हैं। P0 फिक्स्ड होता है, Q0 Qn, ठीक है। और यहाँ पर पैसेज का Pn बाई P0 Qn नॉर्मली ये होता है, टाइम रिवर्सल हो जाएगा तो P0 Pn Q0 चेक करो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं। P0 Q0, ये देखो दूसरे कलर से कर रहे हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, अच्छा P0 Qn Pn Qn Pn Q0 तो 1 हो गया। रूट ओवर ऑफ 1 मतलब 1, ठीक है। तो फीचर सेटिस्फाई कर गया टाइम रिवर्सल टेस्ट को। क्या तुम लोग को ये सब प्रूफ चाहिए? नहीं नहीं, ये सब प्रूफ नहीं चाहिए। हम चाहते तो बिना प्रूफ दिखाए सिर्फ ऐसे भी लिख सकते थे, तो भी मेरा काम हो जाता कि टाइम रिवर्सल टेस्ट कौन सेटिस्फाइड करता है, यही मेन चीजें याद रखना, और कौन नहीं करता है। तो फीचर्स सेटिस्फाई करेगा और नॉट सेटिस्फाइड हो जाएगा लेस्पियर्स और पैसेज। बस इतना मेन तुम लोग को यही याद रखना है, ये सब का जरूरत नहीं, लेकिन एक बार समझा दिया क्यों ऐसा होता है, ठीक है। टाइम रिवर्सल टेस्ट के बाद कौन सा टेस्ट है देखो, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, थर्ड। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का बेस क्या है, किस पे बेस्ड है? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का ये होना चाहिए, एट लास्ट ये आना चाहिए। बताते हैं ये कैसे होगा, यहाँ पर डायरेक्टली पूरा नहीं बताया, हम बता देते हैं। ये देखो P0n मतलब ये वैल्यू बेस्ड है मेनली, P0n इंटू Q0n इक्वल टू V0n होना चाहिए, ठीक है। अब P0n का मतलब क्या होता है? P0n का मतलब हो जाएगा, अगर इसको लॉजिकली देखें तो Pn बाई P0, अभी अभी हम लोगों ने लिखा था ना, ये देखो Pn बाई P0 को कैसे डिनोट करते हैं? P0n से, ठीक है, क्योंकि बेस ईयर के बेसिस पे किया गया, और इसको हम लोग बोल सकते हैं Qn बाई Q0। तो इसको इस बेसिस पे क्या बोलेंगे? इसको इस बेसिस पे बोलेंगे Vn बाई V0, ठीक है, Vn बाई V0 ये है, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं ये किस पे सेटिस्फाई होगा। देखो लेस्पियर्स और पैसेज पे नहीं होगा, हम फीचर्स का दिखा देते हैं, लेस्पियर्स का भी दिखा देते हैं। देखो लेस्पियर्स का भी दिखा देते हैं। लेस्पियर्स का क्या हो जाएगा, यही चीज लेस्पियर्स में लिखेंगे, P0n इंटू Q0n, इसको लेस्पियर्स में लिखेंगे। तो लेस्पियर्स में P0n का मतलब Pn बाई P0, और यहाँ पर
लेस्पियर्स में Q0 क्वांटिटी मल्टीप्लाई होता है। अब क्वांटिटी इंडेक्स का क्या हो जाएगा, आज स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने क्वांटिटी इंडेक्स देखा था, वो भी सिंपल है, जैसे Pn/P0 है वैसे Qn/Q0 हो जाएगा। लेस्पियर्स में 0 मल्टीप्लाई होता है क्वांटिटी, अब क्वांटिटी पहले से ही अवेलेबल है तो प्राइस मल्टीप्लाई होगा P0, ठीक है, ये हो गया लेस्पियर्स। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करके हमारा VN/V0 आना चाहिए, VN/V0 का मतलब PN/QN, तो देखो PN/QN तो नहीं रह रहा है, ठीक है, काफी ज्यादा कुछ रह जा रहा है, ये सब कैंसिल भी नहीं हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई करने से ये रह जाएगा, कुछ भी कैलकुलेट नहीं होगा नीचे, P0 Q0 Q0 P0, तो ये कुछ भी कैलकुलेट नहीं हो सकता है, एटलीस्ट VN/V0 तो नहीं आएगा, ठीक है। पैसेज का देखो, पैसेज का P0N इंटू Q0N में अगर लिखेंगे तो पैसेज का PN/P0 तो फिक्स्ड है, यहाँ पर QN हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसका Q QN/Q0 फिक्स्ड है, और यहाँ पर P0 P0 हो जाएगा, ठीक है। पैसेज का P0 सॉरी PN होगा ना, पैसेज में तो PN होगा, PN, ठीक है। पैसेज का नॉर्मली क्या होता है, PN/P0 तो फिक्स्ड होता है, पैसेज में हो जाता है QN, तो यहाँ पर क्वांटिटी इंडेक्स कर रहे तो Q को फिक्स्ड रखेंगे, P को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी हमारा VN/V0 नहीं आ रहा है। अब देखते हैं फिशर्स, लेस्पियर्स इनटू पैसेज, तो यहाँ पर लिखते हैं, देख देख के लिख लो, PN, बिना देखे भी लिख सकते हैं, लेस्पियर्स का क्या होता है PN/P0 और Q0, ठीक है। और इसमें हम लोग क्योंकि टेस्ट कर रहे फैक्टर रिवर्सल, तो यहाँ पर Q भी आएगा, तो क्वांटिटी में QN/Q0 PN P0 है ना, 0 होगा लेस्पियर्स। पैसेज का देखो, समेशन PN/P0, और पैसेज में क्या होता है QN होता है, QN ये फिक्स था, अब जस्ट इसका ऑपोजिट मतलब क्वांटिटी से इसको लिखेंगे QN/Q0, और QN की जगह PN, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। यहाँ पर PN/Q0 ये कैंसिल हो जाता है इसके साथ, देखो। अच्छा, और क्या कैंसिल होगा, QN/P0 ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये बच रहा है PN/QN, दो बार है, देखो PN/QN दो जगह पे है, PN/QN फिर से समेशन QN/PN, मतलब बात तो एक ही है, ठीक है। फिर समेशन P0 Q0 और समेशन Q0 P0 एक ही बात है। तो रूट के अंदर अगर डबल है, जैसे 2 into 2 है तो एक 2 बाहर आ जाता है, उसी तरह से समेशन PN/QN आ जाएगा और समेशन P0/Q0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी का मतलब हम लोग बोल सकते हैं VN/V0, देखो अभी अभी हम लोगों ने देखा था VN/V0 मतलब PN/QN P0/Q0, PN/QN P0/Q0, तो ये मैंने दिखा दिया कि ये इस तरह से टेस्ट सेटिस्फाई होता है, जबकि तुम लोग को ये पूरा चेक करना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का ओवरऑल क्या कंक्लूजन आया कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कौन सेटिस्फाई करेगा, फिशर्स satisfied but Laspers and passes not satisfied, ठीक है, ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो फिशर्स को क्या बोला जाएगा, फिशर्स को हम लोग आइडियल इंडेक्स बोलेंगे, फिशर्स is ideal index number as it satisfied unit test, time reversal test, factor रिवर्सल टेस्ट,
ठीक है। ये 3 टेस्ट सेटिस्फाई करने के वजह से फिशर्स को बोला जाता है आइडियल इंडेक्स नंबर। तो एमसीक्यू में ये काफी बार आता है कि कौन सा आइडियल इंडेक्स नंबर है, ठीक है। ये काफी बार आता है कि कौन सा आइडियल इंडेक्स नंबर है। तो ये 3 टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये 3 टेस्ट जो सेटिस्फाई करता है वही आइडियल इंडेक्स नंबर होता है। ये सिर्फ और सिर्फ फीचर्स ही करता है, ठीक है। तो ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अच्छा, अब ये देखो, इसीलिए इसको बोला जाता है आइडियल इंडेक्स नंबर। मैंने ये लिखवा दिया है, आइडियल इंडेक्स नंबर वही होगा जो ये 3 टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा। ये एकलौता बस फीचर्स ही है जो सेटिस्फाई करता है, बाकी और कोई नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर टेस्ट, ठीक है। ये कैसा होता है देखो, सर्कुलर टेस्ट ये इस तरह से होगा, P01, P12 और P20, ठीक है। ये रूल्स है, इसे याद रखना पड़ेगा। मतलब जरूरी नहीं है, फॉर तुम लोगों को ये नहीं पूछेगा कि इसको करके दिखाओ, इसका कैसा क्वेश्चन आएगा हम बता देते हैं। सर्कुलर टेस्ट में क्या हो रहा है, 011220, ठीक है। 011220 ये सर्कल कंप्लीट हुआ, 011220, इसे इसीलिए बोला जाता है सर्कुलर टेस्ट, 011220, ठीक है। ये याद रह जाएगा, ये होना चाहिए 1। अब 1 होता है कि नहीं चेक कर लो। P01 को क्या कैसे लिखेंगे, ये बेस होता है, ये करंट P1/P0। P12 को कैसे लिखेंगे, ये बेस होता है, ये करंट होता है। P20 को कैसे लिखेंगे, ये बेस होता है, ये करंट होता है, देखो ये 1। इसीलिए सर्कुलर टेस्ट ये इनटू करने पे 1 दिखाया जाता है, ठीक है। और ये नॉट सेटिस्फाइड है, ठीक है। ये नॉट सेटिस्फाइड बाय लैस्पियर्स, फिशर्स, पैसेज, ठीक है। कोई भी इसे सेटिस्फाई नहीं करता है सर्कुलर टेस्ट, ठीक है। कोई भी इसे सेटिस्फाई नहीं करता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सर्कुलर टेस्ट कैसे, एक एग्जांपल दिया है। इफ द 1970 इंडेक्स विद बेस 1965 इज 200, 1975 का 70 का इंडेक्स बेस 1965 लेके बोल रहा है 200, क्वेश्चन यहाँ पर बोल रखा है। एंड 1965 विथ बेस 1960, 1965 विथ बेस 1960, ये कितना बोल रखा है, ये बोल रखा है 150। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बोला है 1970 ऑन बेस 1960, इसका वैल्यू भी बता रखा है, इसका वैल्यू बता रखा है 300, ठीक है। अब इससे हम लोग इस प्रॉपर्टी को समझेंगे। देखो क्या बोल रहा है, this property therefore enable us to adjust the index value from period to period without referring each time to the original base। मतलब जैसे देखो यहाँ पर हमें मेनली 3 ईयर दे रखा है, एक है 1960, उसके बाद का 1965, उसके बाद 1970। अगर सबसे ओल्ड ईयर देखो तो वो होता है 1960। अगर हम लोग ये दोनों को कंपेयर करें तो ये बेस ईयर होगा, ये करंट ईयर होगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग ये दोनों में जाते हैं तो ये बेस ईयर होगा, ये करंट ईयर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 1965 को हम लोग करंट ईयर मान रहे हैं, लेकिन बेस मान रहे हैं 1960 को, ठीक है। फिर 1970 को जब करंट मान रहे हैं तो बेस मानना चाहिए 1965, बट बेस हम लोगों ने 1960 को ही माना है। वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि दिस प्रॉपर्टी देयरफॉर एनेबल अस टू एडजस्ट द इंडेक्स वैल्यूज फ्रॉम पीरियड टू पीरियड विदाउट रेफरिंग ईच टाइम टू द ओरिजिनल बेस। ओरिजिनल बेस को हम लोग नहीं दे रहे हैं, मतलब देखो 70 का बेस होना चाहिए, 70 का कंपैरिजन 65 के हिसाब से होना चाहिए, जबकि किया गया है 60 के हिसाब से, ठीक है। द टेस्ट ऑफ द शिफ्टेबिलिटी, ये शिफ्ट कर दिया है हम लोगों ने, 60 में शिफ्ट कर दिया है, इज कॉल्ड सर्कुलर टेस्ट। इसी को सर्कुलर टेस्ट बोला जाता है। मतलब इसका बेस होना चाहिए था 1970 का, ये देखो 1970 का बेस होना चाहिए था 1965, जबकि लिया गया है 1960 को, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं सर्कुलर टेस्ट, ठीक है। जब हम लोग इस तरह से शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है देखो, अच्छा, इसके बाद द टेस्ट इज नॉट मेड बाय लैस्पियर्स, पैसेज और फिशर्स। वो मैंने पहले ही बोल दिया है, लैस्पियर्स, फिशर्स और पैसेज कोई भी इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। तुम लोग को इतना याद रखना है कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता है, दैट इज सर्कुलर टेस्ट, ठीक है। कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता है। अच्छा, और उसके साथ एक पॉइंट बताया है,
simple geometric mean of the price relative and weighted aggregative with fixed weights meet these states test। लेकिन कोई एक मेथड है जो इस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, वो कौन सा है? देखो, सिंपल जियोमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव and weighted aggregative with fixed weight। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। किसका जियोमेट्रिक मीन? मतलब रूट ओवर हो जाएगा। सिंपल जियोमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, तो प्राइस रिलेटिव को पी आर से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, पी आर, प्राइस रिलेटिव इनटू वेटेड एवरेज, वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स्ड वेट। ठीक है, इस लैंग्वेज को इस तरह से याद रख सकते हो, जियोमेट्रिक मीन इक्वल टू प्राइस रिलेटिव इनटू, ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये यूनिट टेस्ट सॉरी सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब हम एक माइंड मैप बना देते हैं तुम लोग के याद रखने के लिए कि कौन सा टेस्ट कौन सेटिस्फाइड करता है, जो तुम लोग को मेनली एग्जाम पर्पस के लिए याद रखना है, और कौन सा नॉट सेटिस्फाइड है। पहला टेस्ट यूनिट टेस्ट। ठीक है, यूनिट टेस्ट, लेस्पियर्स, पैसेस, फिशर्स, मेनली ये तीनों को लेके बात होता है। मार्शल और जो बाउलीज है उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। और नॉट सेटिस्फाइड बाय सिंपल नॉट सेटिस्फाइड बाय है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अच्छा, टाइम रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट कौन? सिर्फ फिशर्स। ठीक है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सिर्फ फिशर्स, सर्कुलर टेस्ट, यहाँ पर फिशर्स सब तो अलग अलग है, समझ में आ जाएगा। एफ का मतलब फिशर्स हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर नॉट सेटिस्फाइड बाय लेस्पियर्स पैसेज, नॉट सेटिस्फाइड बाय लेस्पियर्स पैसेज, और ये वाला नॉट सेटिस्फाइड बाय लेस्पियर्स पैसेज और फिशर्स, कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता है। सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई करता है सिर्फ ये वाला मेथड। ठीक है, जीएम ऑफ ये वाला प्राइस रिलेटिव इनटू वेटेड एवरेज, ये देखो ये वाला वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स्ड वेट, वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स्ड वेट। ठीक है, वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स्ड वेट। ठीक है, ये जो है ये सेटिस्फाई करेगा। तो बस इतना याद रखना है, सारे टेस्ट हमें याद नहीं रखना। मतलब मेरा कहने का मतलब है फिशर्स, लेस्पियर्स, पैसेज, ये ही मेन है। बाउलीज, मार्शल, एजवर्थ ये उतना मेन नहीं होता है। तो यूनिट टेस्ट, क्योंकि इनके ऊपर टेस्ट सेटिस्फाई होगा कि नहीं वो चेक भी नहीं किया गया, क्योंकि इनका कुछ इंडिविजुअलिटी नहीं था। लेस्पियर्स और पैसेज ने जो सोचा था ना, उसी को इन्होंने, उसी के हिसाब से इन्होंने अपना रिसर्च स्टार्ट किया था। तो तुम लोग सोचो कि फीचर्स का भी तो सेम था, हाँ सेम था, बट उनका लॉजिक इतना अच्छा था कि वो बाकी सारे टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए उसे आइडियल इंडेक्स भी बोला जाता है। ये होगा आइडियल इंडेक्स। ठीक है, तो बेसिकली थियोरिटिकली चीजों को याद रखना है। ठीक है, चाहे शिफ्टिंग स्प्लाइसिंग हो चाहे ये वाला हो, लेकिन थियोरिटिकली तो तभी याद रहेगा अगर हम लोग समझ के पढ़ते हैं तो। ठीक है तो ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे सर्कुलर टेस्ट का। इफ द 1970 with base 1965 is 200 and 1965 index with base 1960 is 150, what will be the index of 1960
70 ऑन बेस 1960, ठीक है। ये बेसिकली एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है। कभी एक बार एग्जाम में आया था। तो इफ द 1970 विथ बेस 1965 इज 200, क्या बोला है कि 1970 with base 1965 200, 1965 index with base 1960 150, what will be the index of 1970 on base 1960। ये पढ़ के तुम लोग को समझना चाहिए कि ये सर्कुलर टेस्ट का बोल रखा है। क्यों? क्योंकि सबसे पुराना ईयर कौन सा है? 1960, ठीक है। उसके बाद है 1965, उसके बाद है 1970, ठीक है। हमें 1960 और 1965 में ये बेस होना चाहिए, ये करंट होना चाहिए। जब ये दोनों में कंपेयर होगा तो ये बेस होना चाहिए था, ये करंट होना चाहिए था, बट हमें इसको चेक करने बोला है इसके बेसिस पे, मतलब 1960 के बेसिस पे। और जो सर्कुलर टेस्ट का मेन मोटो था, ये देखो सर्कुलर टेस्ट में वही था कि हम लोग इसके हिसाब से चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यही वाला क्वेश्चन हम करके दिखा रहे हैं, ये एग्जाम में आया है। हमें ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि इंडेक्स क्या होगा 1970 ऑन बेस 1960, ठीक है। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा। 1970 टू द बेस 1960, 1970 टू द बेस विद द बेस 1965 200। अच्छा 1965 बोला है, ये है 200, ठीक है। अच्छा इसके बाद 1965 विथ बेस 1960, इक्वल 150 बोला था शायद, इक्वल 150। व्हाट विल बी द इंडेक्स ऑफ 1970 ऑन बेस 1960? ये कितना होगा, ये हमें पूछा है, ठीक है। और सर्कुलर टेस्ट कैसे होता है? 0 1, सर्कुलर टेस्ट कैसे होता है? 0 1 1 2 2 0, ठीक है। 0 1 1 2 2 0 ये होता है सर्कुलर टेस्ट, इक्वल 1 होता है। ये देख लो, सर्कुलर टेस्ट में 0 1 1 2 2 0, ये मैंने समझाया ना, इसे ऐसे याद रखो, 0 1 1 2 2 0, ठीक है। ये इक्वल 1 होता है। अच्छा यहाँ पर 0th ईयर कौन सा है? 1960 जो है वो है स्टार्टिंग वाला, यानी 0th ईयर। 19 उसके बाद 65 है, ये हो जाएगा फर्स्ट ईयर, ठीक है। ये फर्स्ट हो जाएगा, 0 से स्टार्ट है, ये फर्स्ट हो जाएगा। 1970 जो है ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है, ये सेकंड हो जाएगा। तो 0 1 का मतलब होता है P1/P0, 1 2 का मतलब होता है ये बेस होता है, नीचे 1 होगा ऊपर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे 2 और ऊपर 0, ठीक है, इक्वल 1। अब हम लोग इसको लिखेंगे तो P1 1 मतलब कौन सा है? 1965, 1965। 0th ईयर मतलब कौन सा है? 1960, ठीक है। अच्छा 2 2 मतलब कौन सा है? 1970। और 1 का मतलब कौन सा है? 1965। 0 का मतलब कौन सा है? 1960। 2 का मतलब कौन सा है? 1970, इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हमें 1965 डिवाइडेड बाय 1960 बता दिया है, कितना है? 150, ठीक है, 150 है। अच्छा ये सब में लेकिन इंटू 100 होता है, ये हमें पता है। प्राइस रिलेटिव में क्या होता है? इंटू 100 होता है, वो लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद 70/65 इंटू 200 इंटू, ये हमें कैलकुलेट करने बोला है 70/60, लेकिन हम लोग का सर्कुलर के हिसाब से आया है 1960/9070। हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे फिर रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो 1960 डिवाइडेड बाई 1970 इक्वल टू 1 इंटू 1/150 इंटू 1/200। तो ये आ जाता है 30,000, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 30,000, तो इसमें वैल्यू आ रहा है कुछ इस तरह से 0.0000333 ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके वैल्यूज आ रहा है। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या होगा? देखो इसका आंसर हमारा इस तरह से होगा, यहाँ पर एक इंटू 100 करना पड़ेगा। क्यों इंटू 100 करेंगे? एक्चुअली देखो ये जब 200 निकला है तब कैसे निकला होगा? ये देखो P1/P0 इंटू 100 करके ही आया होगा 200। इसका मतलब इसमें भी हमें 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो हमें आंसर दे नहीं रखा है। तो ये तो 100 मल्टीप्लाई करके ही आया होगा। मतलब इस फॉर्मूले में अगर इंटू 100 करते तब जाके ये वैल्यू आता है, इसमें इंटू 100 करते तब ये आता है। तो ये इंटू 100 अगर इधर एक है, सोचो इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर दिखा देते
लेते हैं, इस फॉर्मूले में इंटू 100 होगा, इसमें भी इंटू 100 होना चाहिए, इसमें भी इंटू 100 होना चाहिए। वो टेस्ट में जब कर रहे हैं तब रेशियो के हिसाब से कर रहे हैं, तो ये इंटू 100 करके ही आया है 150, ठीक है, ये इंटू 100 करके ही आ रखा है 150, इंटू 100 करके ही 200। लेकिन इसमें तो अभी तक 100 हम लोगों ने आंसर नहीं कैलकुलेट किया है, तो ये 100 यहाँ रह जाता है, तो ये इधर आएगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमें एक 100 मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो देखो हम यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई, ऐसे भी होगा, लेकिन अगर ऐसे आंसर नहीं रहेगा तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे ना, ये भी आंसर ही है, ये रेशियो के हिसाब से हो गया विदाउट मल्टीप्लाइंग 100। अगर हम लोग 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये भी आंसर है 30,000 इंटू 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/300, ठीक है। अब हम लोग का 1960/1970 आ गया 1/300, बट हम लोग को कैलकुलेट करने बोला था 70/60, तो रिवर्स कर दो, 1970/1960 रिवर्स करने से हो गया 300, ठीक है, 300, मतलब वैसे भी इसका आंसर 30,000 हो जाता, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ता, ये जैसे है ये रिवर्स हो जाएगा, लेकिन डिवाइडेड बाई 100 होता ना ओवरऑल, क्योंकि इंटू 100 होता है वहां पर, तो इंटू 100 करके सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि ऑप्शन नॉर्मली ऐसे होगा। क्यों ऐसे होगा? क्योंकि बाकी चीज देखो कैसे है, 200 150, फिर ये भी उसी तरह से होगा, तो इंटू 100 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो मैंने अभी कर दिया, करने पे वैल्यूज हमारा कितना आएगा, यहाँ पर भी इंटू 100 करोगे तो भी करके देख सकते हो, इस पे इंटू 100 करोगे तो भी होगा, ठीक है, तो यहाँ पर इंटू 100 करके फिर उसे रिवर्स करना पड़ेगा, 1/, करना पड़ेगा, इस पे इंटू 100 करोगे तो ये आ जाएगा 0.00333, फिर इसको 1/, करना पड़ेगा, मतलब 1 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू करके देखो सेम आंसर आएगा, ठीक है, ये वाला वैल्यू करोगे तो सेम आंसर आएगा, 300.00003 आ जाएगा, क्योंकि ये 1960/1970 है, अब इसको 1/, करना पड़ेगा, तो 1/, करने से 300 ही आएगा, तो बेटर ये है इसके जगह ये अगर फॉलो करते हो तो ज्यादा आसान होगा, तो 300 तुम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये एक एग्जाम में आया था एक बार सर्कुलर टेस्ट का क्वेश्चन, तो ये मैंने एक बता दिया, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग इस पे और एक पॉइंट लिखेंगे, दो याद रखने का पॉइंट है, therefore this property enables us to adjust the index value from period to period without referring to the original base every time, ठीक है। ये जो सर्कुलर टेस्ट है ये हमें किस चीज का हेल्प करता है, हम लोग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं पीरियड टू पीरियड का विदाउट फॉलो द ओरिजिनल बेस, ठीक है, जैसे यहाँ पर 1960 और 70 का देखो तो ओरिजिनल बेस 65 होना चाहिए जस्ट प्रीवियस ईयर से कंपेयर होना चाहिए, बट ये 60 से भी कंपेयर करके हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो ये सर्कुलर टेस्ट का एक स्पेशलिटी है, ठीक है, कि ये हमें हेल्प करता है इंडेक्स वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए पीरियड टू पीरियड विदाउट रेफरिंग टू द ओरिजिनल बेस एवरी टाइम, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा द टेस्ट ऑफ शिफ्टेबिलिटी ऑफ बेस इज कॉल्ड, ये जो शिफ्टेबिलिटी है मतलब शिफ्ट करने का एबिलिटी है, ठीक है, मतलब 70-65 ठीक था, फिर यहाँ पर 60-65 हो गया, ठीक है, मतलब इसका जो है ये ठीक है 65-60, उसके बाद 70/65 होना चाहिए था, जबकि 70/60 कर दिया, तो ये जो शिफ्टेबिलिटी है इसी को ही बोला जाता है सर्कुलर टेस्ट, ठीक है, सर्कुलर टेस्ट, मतलब जहां से शुरू हुआ वहां से ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए 0 1 1 2 2 0, ठीक है, 2 के लिए फिर हमें 1 का सहारा नहीं लेना पड़ा, 0 1 का कंपैरिजन, 1 2 का कंपैरिजन, फिर 2 से 0 का कंपैरिजन हो गया, तो ये शिफ्टेबिलिटी का जो शिफ्टेबिलिटी जो है वही होता है सर्कुलर टेस्ट, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हमें चैप्टर में जो जो भी चाहिए था वो तो हम लोगों ने कर लिया, चलो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि
87 में एक चेन इंडेक्स मिलेगा, ठीक है, जो आज हम लोगों ने देखा स्टार्टिंग में, 87 नंबर क्वेश्चन। चैप्टर में और कुछ नहीं है, बस हम लोगों को यही कुछ पॉइंट याद रखना है। 87 ये रहा 87। देखो यहाँ पर क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यहाँ पर दे दिया है, ईयर दे दिया है, लिंक इंडेक्स दे दिया है, हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला है चेन इंडेक्स, ठीक है, चेन इंडेक्स बोला है। अच्छा मैंने चेन इंडेक्स नहीं बताया शायद, रुको एक मिनट, चेन इंडेक्स रह गया, ये बता देते हैं, चेन इंडेक्स पहले बता देते फिर हम लोग करेंगे 87 वाला। ये रहा चेन इंडेक्स। चेन इंडेक्स का मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पर क्या बोला है, ईयर दे दिया है 91 से लेके 2000 तक, ठीक है, प्राइस दे दिया है 50 से लेके 90, सिंपल, ठीक है, ये अपना डेटा बता रखा है। लिंक रिलेटिव्स कैसे कैलकुलेट किया है, लिंक रिलेटिव्स का मतलब है प्राइस रिलेटिव, ठीक है, जैसे इसको 91 को बेस मान लिया है तो 100, उसके बाद वाला क्या होगा, इसका ये क्या हो गया है बेस ईयर, तो नीचे क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 50, मतलब प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा Pn/P0, ठीक है, तो इसका P0 कितना है, इसका P0 50 है बेस ईयर, इसके साथ कंपेयर करेंगे, Pn कितना है 60, 60/50 इंटू 100, इस तरह से हर जगह पे क्या कैलकुलेट किया गया है प्राइस रिलेटिव, जिसको नाम दिया है लिंक रिलेटिव बोल के, ठीक है, प्राइस रिलेटिव है बेसिकली, हर जगह पे कैलकुलेट किया गया है, किस तरह से किया गया है Pn/P0 इंटू 100। पीएन कौन सा है, जो करंट ईयर है, तो देखो 60 यहाँ पर 60, 62 यहाँ पर 62, 65 यहाँ भी 65, 70, 70, 78, 78, ये देखो 82 था 82, 84 था 84, 88 था 88, 90 था 90, ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पीएन। P0 जस्ट उसके प्रीवियस वाला, तो यहाँ 50 आएगा, यहाँ 60, 62, यहाँ 65, यहाँ 70, यहाँ 78, यहाँ पर 82, यहाँ पर 84, यहाँ पर 88, ठीक है, उसके बाद का नहीं था, होता तो उस तरह से कैलकुलेट होता। तो ये बेसिकली प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट किया है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। उसके बाद चेन इंडेक्स निकाला गया है, कैसे चेन इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, उसका देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। चेन इंडेक्स का मतलब देखो क्या होता है, सो फार वी कंसेंट्रेटेड ऑन फिक्स्ड बेस बट इट डज नॉट सूट व्हेन कंडीशन चेंज क्वाइट फास्ट। नॉर्मली हम लोग एक बेस को फिक्स्ड करके सारा कैलकुलेशन करते हैं, जैसे देखो यहाँ पर 9091 को हम लोगों ने बेस रखा, उसके बाद 100 माना और उस हिसाब से कैलकुलेट करते गए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो उस हिसाब से पूरा नहीं किया, हम लोगों ने बेस को चेंज कर दिया, ये देखो 91 को बेस लिया था सिर्फ इसके लिए, 93 का बेस लिया है, 92 94 का बेस लिया है 93, लेकिन अगर हम लोग एक ही बेस को मान लेते हैं और उसके हिसाब से चेंज करते जाते हैं, जैसे कि मैंने आज वो जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया था, ये खुला है कि नहीं देख लेते हैं, हाँ ये देखो इन्होंने क्या किया था, 1981 82 को बेस मान के ही सारा इंडेक्स कैलकुलेट किया था, ठीक है। नॉर्मली अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो प्रॉब्लम क्या कब होता है, बोल रहे हैं कि जब कोई सर्टेन सिचुएशन आता है और बहुत जल्दी इंडिसेस, मतलब हम लोग का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स चेंज हो जाता है, जैसे मान लो किसी साल अच्छा वेजिटेबल्स नहीं हुआ तो वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा महंगा मिलता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है पॉलिटिकल इश्यूज के वजह से जो भी चीज हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जैसे कुछ दिन पहले क्या हो रहा था, मतलब कुछ मंथ पहले अफगानिस्तान वगैरह से जो भी चीज आ रहा था उसका बहुत ही ज्यादा महंगाई हो जा रहा था, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह, या फिर मान लो फ्लड हो जाता है, या फिर जैसे कुछ दिन पहले कोरोना गया, तो ये सब ना स्पेशल सिचुएशन है जहां पर चीजों का दाम जो है वो रैपिडली चेंज हो सकता है, ठीक है। ऐसा कंडीशन जहां पर फास्ट फास्ट जो है चेंजेस दिखता है, इन such a case the changing base, for example 1998 for 1999, 1990 for 2000 and so on may be more suitable, तब हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि 2020 2021 2022 का हम लोग बेस 81 82 को रख के करेंगे, ये तब सही होता है अगर बीच में कोई रैपिड चेंजेस नहीं, अगर रैपिड चेंजेस है तो बेटर होता है जस्ट इसके प्रीवियस वाले को बेस मान के
करो, ठीक है। तो वो होता है चेन, ठीक है, वो होता है चेन। इफ हाउएवर इट इज डिजायर्ड टू एसोसिएट दिस रिलेटिव टू ए कॉमन बेस, बट हम लोग चाहते हैं कि कॉमन बेस में चेंज करें, ठीक है। जैसे देखो ये एग्जांपल देखने से ही समझोगे कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग बेस लिया, ठीक है, अलग अलग बेस लिया। कैसे, 92 का कंपेयर किया तो 91 को बेस लिया, 93 के लिए 92 को बेस लिया, 94 के लिए 93 को बेस लिया, 95 के लिए 94 को बेस लिया, 96 के लिए 95 को बेस लिया, 97 के लिए 96 को, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने बेस लिया। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि कॉमन बेस में पूरे चीजों को हम लोग जो है चेन सिस्टम में रखें, ठीक है, एसोसिएटेड विद द रिलेटिव्स टू ए कॉमन बेस, द रिजल्ट में बी चेन्ड, तब बोलते हैं उसे चेन्ड। रिजल्ट क्या हो गया, चेन, मतलब एक चीज में, जैसे एक धागे में सारी चीज पिरोए जाते हैं ना, उसी तरह से एक बेस में सारे चीजों का चेंजेस देखना है, इसीलिए इसका नाम दे दिया है चेन्ड, चेन के जैसे होता है। Thus, under this method, the relatives of each year are first related to the preceding year called link relatives. पहले preceding year के बेसिस पे निकाल लो, जिसे बोला जाता है लिंक रिलेटिव। हर बार preceding year के बेसिस से निकालो, जिसे बोला जाता है लिंक रिलेटिव, जो मैंने अभी तक समझाया तुम लोग को। अब चेन रिलेटिव कैसे होगा, एंड देन दे आर चेन्ड, फिर उसके बाद उनको चेन करना है, एक ही धागे में पिरोना है, टुगेदर, एक साथ, बाय सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन टू फॉर्म ए चेन इंडेक्स। हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करके, ये जो फॉर्मूला दिया इसको हम समझा देते हैं फॉर्मूला को। इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एक ही बेस में सारी चीजों को कन्वर्ट करेंगे, जिसे बोलेंगे चेन इंडेक्सेस। जैसे यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, देखो, लिंक रिलेटिव करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100, 100 फिक्स्ड रहेगा। तो 100 क्या है, 1991 को हम लोगों ने 100 मान लिया, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या बोल रहा है, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, अगर इसका कर रहे हैं तो करंट ईयर का लिंक रिलेटिव है 120, चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स है 100 डिवाइडेड बाय 100, वही किया गया है। अगर फॉर्मूला में देखो तो नीचे 100 तो फिक्स्ड है, लिंक रिलेटिव जिसका कैलकुलेट करना चाहते हैं वो, और उसके प्रीवियस वाले का चेन इंडिसेस लेना है, चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है। यहाँ पर भी देखो नीचे 100 फिक्स है, ये ले लेंगे, और इसके प्रीवियस का चेन इंडेक्स। लेकिन इस फॉर्मूले को हम समझाते हैं, देखो ये कैसे करके किया गया है। ये हम लोगों ने क्या किया है, ये 100 में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, मतलब 1991 के बेसिस में सारी चीजों को कन्वर्ट किया है। जैसे अगर हम लोगों का लिंक रिलेटिव 120 है, देखो अगर हम लोग का लिंक रिलेटिव 120 है, तो हम लोग का चेन इंडिसेस है 100, तो 1 होगा तो सॉरी, उल्टा होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। अगर चेन इंडिसेस हम लोगों का, एक मिनट, ये 100 नीचे जाएगा, ये फिक्स्ड है, लिंक रिलेटिव ऑफ द करेंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। अच्छा, चेन इंडेक्स अगर 100 है तो लिंक रिलेटिव 100 है। अच्छा, अब अगर 1 है तो 100 बाई 100 होगा, ये देखो, चेन इंडिसेस अगर 100 है तो लिंक रिलेटिव 100 है, तो ये है लिंक रिलेटिव, ये है चेन इंडिसेस। लिंक रिलेटिव अगर 100 है तो चेन इंडिसेस 100 है। लिंक रिलेटिव अगर 120 होगा तो फिर हम लोगों का चेन इंडिसेस उसका कितना होगा, देखो उसी बेसिस पे कैलकुलेट हुआ। सेम इसी तरह से हम लोग इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, लिंक रिलेटिव अगर हम लोगों का कितना है, लिंक रिलेटिव अगर हम लोगों का यहाँ पर 100 है, ठीक है, लिंक रिलेटिव 100 है, तो चेन इंडिसेस 100 है, इसको हम लोग चेंज करेंगे। लिंक रिलेटिव अगर हम लोगों का कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 120, ठीक है। लिंक रिलेटिव अगर 120 है तो उसका चेन इंडिसेस है कितना, 100, उस हिसाब से 100 3.3 का कितना होगा, ठीक है। ऐसे यूनिटरी मेथड करके किया गया है, बाकी फॉर्मूला ऐसा है, ठीक है। ये यूनिटरी मेथड करके किया गया है, बाकी फॉर्मूला ऐसा है। तो फॉर्मूला नीचे 100 फिक्स्ड, क्यों, 100 फॉर द बेस, क्योंकि चेन, क्योंकि हमें 100 के बेसिस पे ही सारा कैलकुलेट करते जाना है, 100 के बेसिस पे, ठीक है। तो 100 तो नीचे फिक्स रहेगा ही, बेस, इस तरह से भी याद रख सकते हो। और हमें चेन क्रिएट करना है, तो लिंक रिलेटिव ऑफ द करेंट ईयर और चेन इंडिसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिस ईयर का लिंक रिलेटिव चेंज कर रहा है वो लेना है, इनटू उसके प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स लेना है, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा हमें याद रखना पड़ेगा, और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है हम करके दिखा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 87, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ओपन किया था। देखो 87 नंबर, ये कैसे होगा।
ये वाला, ये देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ये वाला हमें बोला है बेस ईयर 1992 है, चेन इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करके इनको बताना है। ठीक है, देखते हैं 87, क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, हमें प्रिपेयर करना है चेन इंडेक्स, और वो कैसे होगा? हमारा बेस ईयर जो है 100 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स, और यहाँ पर हो जाएगा लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर। ठीक है, करेंट ईयर का लिंक रिलेटिव। तो कैसे कैलकुलेट होगा? क्वेश्चन देखो, लिंक इंडेक्स बोल दिया है 100 है। ठीक है, चेन इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो चेन इंडेक्स चेन इंडेक्स कौन से ईयर का हम लोग कैलकुलेट करते हैं? 1993 का कैलकुलेट करके देखते हैं, 1993 का कैलकुलेट करके देखेंगे यहाँ से। ठीक है, 93 से 97 तक बोला है, तो 1993 का कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 नीचे रहेगा यहाँ पर हो जाएगा लिंक रिलेटिव ऑफ 1993, लिंक इंडेक्स 1993 का है 103, तो ये ले लिया 103। और प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स कितना होगा? ये हमेशा स्टार्टिंग वाला 100 ही होगा, स्टार्टिंग वाला 100 ही होगा। अभी अभी हम लोगों ने देखा ना, स्टार्टिंग वाला 100 होगा चेन इंडेक्स, और ये दोनों बेस मान रहे हैं, तो ये हो गया 103 अच्छा, 93 के बाद 95, 97 तक करने बोला है, 93 के बाद 95 है, 1995 है। तो इसका भी चेन इंडेक्स, इसका चेन इंडेक्स कैसे होगा? देखो, यहाँ पर हो जाएगा लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर, यानी 1995 का लिंक रिलेटिव जो कि है 105। ठीक है, नीचे 100 फिक्स्ड है, इनटू इसके प्रीवियस, प्रीवियस जो डेटा है, इसका प्रीवियस डेटा हमारे पास 94 तो नहीं है, तो जो है वही लेना पड़ेगा 93, तो यहाँ पर हो जाएगा 103। अब इसको चेक करके देखो कितना हो रहा है, 105 इंटू 103 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया 108.15। ठीक है, 108.15 चेक करके देखो, 108.15 मतलब ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होने वाला है। ठीक है, फिर से एक करके देख लेते हैं। 1996 का बोला है चेन इंडेक्स। ठीक है, ये कैसे होगा? यहाँ नीचे 100 तो फिक्स्ड हो जाएगा, 1996 का लिंक रिलेटिव हमें चाहिए 112 है, 112 है, और इसका प्रीवियस ईयर का तो 108.15, तो ये चेन सिस्टम में बन रहा है, ये यहाँ पर गया, ये यहाँ पर गया। ठीक है, तो 108.1.5, 108.15 इंटू 112 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 121.1128। ठीक है, इतना आ रहा है, चेक करते हैं। 121.3 दिया है, 128 है, 3 अप्रोक्सीमेशन के वजह से आया होगा। ठीक है, और 1997 का चेन इंडेक्स ये कैसे हो जाएगा? नीचे 100, 1997 का रिलेटिव इंडेक्स है 108, 108, और ये 121.128। ठीक है, ये शायद अप्रोक्सीमेशन लिया गया है, इसी वजह से यहाँ पर 3 नहीं आया मेरा। ठीक है, तो तुम लोग समझ सकते हो आंसर देख के कि कौन सा आएगा। ठीक है, तो 130.818 आ रहा है, 82 लिख दिया। देखते हैं किस तरह से ऑप्शन दे रखा है, 82 के हिसाब से ही दे रखा है, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो ये हो गया चेन का कंस्ट्रक्शन, इस तरह से चेन कंस्ट्रक्शन बना। तो हम लोगों ने क्या किया, 1992 को बेस मान के ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये देखो, यहाँ पर 1992 को 100 बेस माना था, ये देखो सबको 100 बेस में कन्वर्ट कर दिया, 100 बेस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से होगा अच्छा, 97 हम लोगों ने कल कर लिया था। चलो, इसमें और एक तरह का क्वेश्चन होता है, वो करवा देते हैं, देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये करके देखो। कंज्यूमर प्राइस
index number for the year 1977 was 313 with 1960 as base year and was 100 for the year 1960. The average monthly wages in 1977 of the worker into a factory be rupees 160. Their real wages is, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ था 48.40, 51.12, 40.30 एंड नन ऑफ दिस, ठीक है, एंड नन ऑफ दिस। क्या बोला है क्वेश्चन में? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1977 ये था 330। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है? विथ 1960 एज बेस ईयर, तो 1960 का 100 रहा होगा क्योंकि ये बेस ईयर है, ठीक है। अच्छा, एंड वाज 100 फॉर द ईयर 1960, ठीक है, वो लिख लिया। द एवरेज मंथली वेजेस इज इन 1997, यहाँ पर वेजेस था, वर्कर जो फैक्ट्री में काम करते थे 160। यहाँ पर पूछा है कि इनका रियल वेजेस क्या होना चाहिए, ठीक है, रियल वेजेस क्या होना चाहिए, मतलब जब इंडेक्स नंबर 100 था तब इनका वेजेस कितना रहा होगा, जब इंडेक्स नंबर 313 हुआ तब 160। सिंपल यूनिटरी मेथड करेंगे। जब 313 था तो वेजेस था 161 होगा, तो 160 बाई 313, तो 100 होगा, तो कितना हो जाएगा? 160 डिवाइडेड बाई 313 इंटू 100, ठीक है। तो 160 डिवाइडेड बाई 313 इंटू 100, तो ये हो गया 51.12। इस तरह का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन ही मेनली इस चैप्टर से पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ एमसीक्यूज, और जैसा हम लोगों ने किया है सारे, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सारे करके देखना जरूरी नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर से जिस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है वो हम कल करवाए हैं, प्लस जो अभी करवाएंगे वो इतना एनफ है, ठीक है। सारे क्वेश्चन करके देखना नेसेसरी नहीं है। ऐसा ही सेम और एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गोज अप फ्रॉम 100 in 1990 to 200 in 1993. Salary of a worker is also raised from 300 to rupees 500 in 1993. The real wages of the worker, रियल वेजेस कितना होना चाहिए, इसका भी ऑप्शन दिया हुआ था, क्योंकि एग्जाम का ही क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है तो इसलिए ऑप्शन भी लिख देते हैं। इस तरह से था क्वेश्चन। तो ये देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 100 से 200 हो गया, 1990 में 100 था, 1993 में हो गया है 200। सैलरी जो था वो 300 था पहले, अभी हुआ है 500, ठीक है। सैलरी इतना हो गया, ये सैलरी है। तो रियल वेजेस ऑफ द वर्कर कितना होगा? देखो, रियल वेजेस ऑफ द वर्कर कितना होगा, मतलब इनको कितना हम लोगों ने कंपेंसेट किया है, मतलब देखो 200 अगर इंडेक्स है तो सैलरी 500 है, 1 है तो कितना होगा 500 बाई 200, तो अगर 100 है तो सैलरी कितना होना चाहिए था 500 इंटू
100 डिवाइडेड बाई 200, तो ये हो जाएगा 250, ठीक है, ये 250 हो जाएगा। तो द रियल वेजेस ऑफ द वर्कर 250 होना चाहिए। मतलब अगर इंडेक्स नंबर हमारा ऐसा चल रहा है तो इनका पहले का सैलरी 250 होना चाहिए था, रियल वेजेस ऑफ द वर्कर होना चाहिए था 250, बाकी इनको 300 मिल रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर वही पूछा था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर इस तरह से बढ़ रहा है और किसी का सैलरी पहले 300 था, अभी 500 है इन 1993, द रियल वेजेस ऑफ द वर्कर, तो रियल वेजेस इनका होना चाहिए था ऑन दैट मोमेंट 250, बट इनका 300 है, तो ठीक है, कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो काम पे रख रहे हैं क्या उनको सही सही वेजेस दे रहे हैं, दैट इज रियल वेजेस, हाँ सही सही वेजेस दे रहे हैं। 300 दे रहे हैं जबकि 250 होना चाहिए था, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1990 का इनका वेजेस 250 होता तो भी चलता। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। इफ विथ एन increase of 10% in prices, the rise in wages is 20%, then the real wages has increased by, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी लेस देन 10%, ऑप्शन डी ग्रेटर देन 10%। बोल रहा है कि इफ विथ एन इंक्रीज ऑफ 10% इन प्राइजेस, अगर चीजों का दाम 10% बढ़ गया है, मतलब जो 100 में मिल रहा था अभी 110 में मिल रहा है, द राइज इन वेजेस इज 10%, तो वेजेस का मतलब वेजेस बढ़ा दिया गया है 20%, यानी अगर किसी को 100 रुपीज मिल रहा था अभी 120 मिलेगा, देन द रियल वेजेस हैज इंक्रीज्ड बाय, रियल वेजेस कितने से बढ़ाया गया है, ये तो क्वेश्चन में ही बता दिया है, ठीक है, 20% से बढ़ाया गया है, तो ये 20% आंसर होगा। तो ये एक सिंपल एक क्वेश्चन दिया था एग्जाम में, ठीक है, जिसका आंसर इसी क्वेश्चन के अंदर ही था, ठीक है, तो ये 20% आंसर होगा, क्योंकि हमें बोला है कि रियल वेजेस इनका कितना बढ़ाना चाहिए, वो तो बता ही दिया 20% बढ़ा है, तो 20% लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक मतलब ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था, बाकी इसका आंसर जो है क्वेश्चन में ही गिवन था, ठीक है, इसका आंसर क्वेश्चन में ही गिवन था। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इन ईयर 2015 and 2018 were 97.5 and 115 respectively. The salary of a worker in 2015 was rupees 19,500. How much additional salary was required for him in 2018 to maintain the same standard of living as in 2015? 3,000, 4,000, 3,500 और 4,500। क्वेश्चन क्या बोला है देखो, बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इन ईयर 2015 और 18 का बता दिया है। तो 2015 का है 97.5 और 2018 का है 115, ये है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये क्वेश्चन हमें बता रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर द सैलरी ऑफ ए वर्कर इन 2015 में सैलरी था 19,500, ठीक है, सैलरी था किसी वर्कर का। हाउ मच एडिशनल सैलरी वाज रिक्वायर्ड फॉर हिम इन 2018 टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन 2015, ठीक है। 2015 में 19,500 से उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था
उसको एज इट इज रखने के लिए इनको और कितना एडिशनल मिलना चाहिए। एडिशनल का मतलब 19,500 तो मिलेगा ही, वो तो मिलता आ रहा है, और कितना एडिशनल इनको देना चाहिए ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो वो तो डिपेंड कर रहा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना चेंज हुआ है। तो जब 97.5 था तो 19,500 से इनका काम चल रहा था, ठीक है। तो 1 के लिए 19 मतलब यूनिटरी मेथड, ये सिंपल यूनिटरी मेथड से ही हो जाएगा। तो 115 में इनको कितना सैलरी देना चाहिए ताकि वो अपना एज इट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो बियर कर पाए। तो 19,500 डिवाइडेड बाई 97.5 इंटू 115, तो ये हो जाएगा 23,000। तो इनका सैलरी टोटल होना चाहिए 23,000। हमें पूछा है कि एडिशनल कितना मिलेगा, तो 23,000 माइनस 19,500, एडिशनल 3,500 देना चाहिए। तो हम लोग को ये नहीं पूछा है टोटल, हमें पूछा है कि एडिशनल कितना इनको देने से ये अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज इट इज बियर कर पाएंगे। तो ये होता है 3,500, मतलब ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो एक ही टाइप का क्वेश्चन है, देखो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन काफी सारा आया है, इसलिए हम अलग से लिखवा के करवा दे रहे हैं। तो ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ नंबर देखो, सपोज ए बिजनेस एग्जीक्यूटिव was earning rupees 2050 in base period. What should be his salary in the current period if his standard of living is to remain the same? और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है गिवन समेशन W इक्वल टू 25 और समेशन IW 3544, ठीक है। और ऑप्शंस भी दे रखा था 2096, 2906, 2016 और 2306, ठीक है। अच्छा, देखो क्या बोल रहा है। द सपोज ए बिजनेस एग्जीक्यूटिव वाज अर्निंग 2050 इन बेस पीरियड, ठीक है। बेस पीरियड में इनका अर्निंग है 2050, तो यहाँ पर लिखते हैं बेस पीरियड इंडेक्स और अर्निंग मतलब सैलरी 2050, तो बेस हो जाएगा, इंडेक्स का बेस 100 हो जाएगा, बेस पीरियड है। व्हाट शुड बी सैलरी इन द करेंट पीरियड इफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज टू रिमेन द सेम। तो अगर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो उतना ही रखना चाहते हैं तो उनका क्या बोले सैलरी कितना होना चाहिए। तो उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि सैलरी कितना है वो तो पता करेंगे, लेकिन अभी इंडेक्स क्या चल रहा है वो पता करना पड़ेगा करेंट पीरियड का। तो वो कैसे पता करेंगे, इंडेक्स कैसे होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होता है पी, ये हो जाएगा IW, ठीक है, मतलब इंडेक्स वेटेड इंडेक्स। तो 3544 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे तो पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना होगा, 3544। इसीलिए हमें ये गिवन था इंफॉर्मेशन 141.76, ठीक है, 141.76। तो अगर इतना इंडेक्स बढ़ चुका है तो इनका सैलरी कितना होना चाहिए। यूनिटरी मेथड 100 के लिए अगर 2050 तो 1 के लिए 2050 बाई 100 इंटू 141.76, ठीक है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। 2050 डिवाइडेड बाई 100, थोड़ा सा कंसेप्ट अलग अलग कर दिया है, बाकी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। 290.2906.08, 290.6.08 मतलब ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, और एक क्वेश्चन है देखो, द मंथली इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय was rupees 8,000 in 2014
द कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स number was 160 in 2014, which rose to 200 in 2017. If he has to be rightly compensated, the additional डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए, मतलब इन्फ्लेशन को इन्फ्लेशन हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पे इम्पैक्ट ना डाले उसके लिए अगर एक्स्ट्रा पेमेंट कंपनी की तरफ से हो रहा है या ऑर्गेनाइजेशन जहां भी हम लोग काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस टू बी पेड टू हिम इन 2017 वुड बी, कितना होगा? ऑप्शंस दे दिया था 2400, 2750, 2500, नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। मंथली इनकम एक एम्प्लॉय का था 8000 2014 में, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर वाज 160 इन 2014। तो 160 जब बेस इंडेक्स था तब 8000 सैलरी मिल रहा था, विच इंडेक्स जो है वो बढ़ गया है 217 में। इफ ही हैज टू बी राइटली कंपेंसेटेड, अगर उनको सही सही पेमेंट कंपेंसेटेड करना है, एडिशनल डीएनएस अलाउंस कितना होगा? मतलब 8000 तो मिल ही रहा है और कितना देने से वो अपना पहले जैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेयर कर पाएंगे। तो सेम ऐसे ही हो जाएगा, 8000 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 200 करने पे पूरा सैलरी आ जाएगा। 8000 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 200, तो ये हो गया 10,000। ठीक है, तो कंपेंसेशन के लिए 2000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 8000 तो दे ही रहे और 2000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी आंसर होता है नन ऑफ दिस। ठीक है, इसका आंसर 2000 होगा, 10,000 नहीं होगा, क्योंकि हमें पूछा है कि एडिशनल कितना इनको मिलना चाहिए। तो एडिशनल हो जाएगा 10,000 माइनस 8000, यानी कि 2000। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। नेट मंथली सैलरी of an employee was rupees 3000 in 1980. The consumer price index number in 1985 is 250, with 1980 as base year. If he has to be rightly compensated, then डियरनेस अलाउंस, जिसको शॉर्टकट में डीए भी बोला जाता है, डियरनेस अलाउंस टू बी पेड, अगर डीए दे दिया क्वेश्चन में तो वही डियरनेस अलाउंस पूछ रहा है। महंगाई के लिए कितना एक्स्ट्रा पेड टू द एम्प्लॉय इज, कितना होगा? 4200, 4500, 4900 और 7500। तो कितना इंपॉर्टेंट है समझ सकते हो, ऐसा क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया था। जितना बार आया मैंने लगभग सारा ही कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, देखते हैं कितना सारा, और दो ही है इस तरह का, देख लेते हैं। सेम टाइप ऑफ ही क्वेश्चन है। नेट मंथली सैलरी बोल दिया है 3000 है 1980 में, तब प्राइस इंडेक्स था 1980, प्राइस इंडेक्स नंबर 1985 में हुआ है 250। अच्छा, 3000 जब था 1980 का,
और 1985 का प्राइस इंडेक्स बता दिया है, वो है 250, इंडेक्स बता दिया है 250। अच्छा, और बेस ईयर 1980, इफ ही हैज टू राइटली कंपेंसेटेड, ठीक है। तो ये हम लोग का बेस ईयर हो जाएगा, ये है सैलरी का कॉलम, ये है इंडेक्स नंबर, तो बेस ईयर कुछ नहीं है तो 100 मानेंगे। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए कंपेंसेट, 3000 तो मिलेगा ही, कंपेंसेशन कितना मिलना चाहिए, तो 100 के लिए था 3000 सैलरी, ये सही जा रहा था, तो फिर 1 के लिए 3000 बाई 100, तो 250 के लिए कितना हो जाएगा, 3000 इंटू 250 बाई 100, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 7500। तो कंपेंसेट कितना होना चाहिए, डीए हो जाना चाहिए, टोटल सैलरी 7500 माइनस 3000, तो ये हो जाएगा 4500, यानी ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर होगा। अच्छा, और एक है 8th नंबर, मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय was rupees 10,000 in the year 2000. It was increased to rupees 20,000 in 2013, while consumer price index number is 240 in the year 2013, with base year 2000. What should be his salary in comparison of consumer price index in year 2013? 20,000, 16,000, 24,000, डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो क्या बोला है देखो, मंथली सैलरी था 10,000 2000 ईयर में, ईयर 2000 में मंथली सैलरी था 10,000, ये था सैलरी। ठीक है, अच्छा, इट वॉज इंक्रीज टू 20,000 इन 2013, 2013 में ये सैलरी का अमाउंट इंक्रीज करके कर दिया गया 20,000। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर वाइल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज 240 इन द ईयर 2013, 2013 में इंडेक्स था 240, तो ये बेस है तो ये 100 होगा। ठीक है, हम लोग को बोला है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, बेस ईयर विद द बेस ईयर 2000 व्हाट शुड बी हिज सैलरी इन कंपैरिजन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से उनका सैलरी 13 में कितना होना चाहिए। वैसे तो उनको मिल रहा है 20,000, लेकिन अगर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से देखो तो 100 जब है तब 10,000 मिल रहा है, तो 1 होने से 10,000 बाई 100, तो 240 होने से 10,000 इंटू 240 बाई 100, तो ये हो जाएगा 24,000। ठीक है, 24,000, जबकि उनको पे किया जा रहा है 20,000, तो एक्चुअली उनको 24,000 पे करना चाहिए। अगर 24,000 पे होगा तभी जाके उनका क्या होगा, उन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज इट इज वो बेयर कर पाएंगे जैसे पहले कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह का मैंने बहुत सारा क्वेश्चन इसीलिए करवा दिया क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आसान है, तुम लोग को सिर्फ पढ़ के समझना है कि तुम लोग को कौन सा वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा वैल्यू पूछ रहा है, तो वो तुम लोग अगर बता देते हो कि एडिशनल पूछा है कि पूरा सैलरी पूछा है, मेन यहाँ पर ही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या पूछ रहा है, एडिशनल वैल्यू पूछा है कि पूरा सैलरी पूछा है, बस यही तुम लोग को बताना होता है। अच्छा, और एक क्वेश्चन करवाते हैं, एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं बेसिकली एग्जाम में आया हुआ है। बाउलीज जो है वो है 150, फिशर्स, फिशर्स का प्राइस इंडेक्स 149.95, बोला है कि पैसेज बताओ।
ठीक है, इसका हम और ऑप्शन वगैरह नहीं दे रहे हैं, डायरेक्टली बता देते हैं। तो कैसे होगा देखो, बाउलीज का मतलब हमें पता है लेस्पियर्स प्लस पैसेज बाई 2, ठीक है। बाउलीज बता रखा है 150, तो एल प्लस पी बाई 2, तो एल प्लस पी इक्वल टू हो जाएगा 300, ठीक है। अच्छा, फिशर्स का मतलब होता है रूट ओवर ऑफ लेस्पियर्स इनटू पैसेज, ठीक है। तो फिशर्स है 149.95 रूट ओवर ऑफ लेस्पियर्स इनटू पैसेज। अब रूट दोनों साइड से हटाने के लिए स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया लेस्पियर्स पैसेज, रूट ओवर ऑफ में स्क्वायर लग गया तो रूट हट गया, 149.95 का 2 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है, ऐसे ही रख देते 149.95 का होल स्क्वायर, ऐसे ही रख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि लेस्पियर्स इक्वल टू 300 इंटू पैसेज, ठीक है। ये हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ एक बार एग्जाम में, तो दिखा देते, ये देखो इस तरह से होगा। एलपी का मतलब हम लोग का आ गया 149.95 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तुम लोग अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने इस तरह से किया है। अच्छा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 300p माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 149.95 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, तुम लोग के वहां पर p का आंसर रहेगा, ठीक है। p मतलब होता है पैसेज, पैसेज का ऑप्शन रहेगा, तो उस ऑप्शन को यूज करके तुम लोग को यहाँ पर चेक करना है कि p का कौन सा वैल्यू के लिए ये वैल्यू सेटिस्फाई होगा, ठीक है। p के कौन से वैल्यू के लिए ये वैल्यू सेटिस्फाई होगा, तो वही तुम लोग का आंसर होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, बाकी इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, ये देखो, ये मल्टीप्लाई करने से होता है 2248.0025, तो 300p माइनस पी स्क्वायर, तो कितना मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये वन, एक्चुअली आंसर में है 146.13, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, करके देख सकते हो, 146 इंटू 300, ये आ रहा है 43839, और पी स्क्वायर मतलब 1461, ये हो गया, इसका स्क्वायर हो जाता है 21353, ठीक है, 21353 आ रहा है, माइनस करके देख लो 43839, ठीक है। तो ये 22485 इस तरह से आ जाएगा, 48 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तुम लोग को इसको सिंप्लीफाई करने का कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि तुम लोग को इसको मिडिल टर्म फैक्टर करके कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तुम लोग के पास पी का अलग अलग ऑप्शन रहेगा, तुम लोग उस ऑप्शन का 4 ऑप्शन रहेगा, A B C D, ठीक है, जिसमें पी का वैल्यू डिफाइन किया हुआ रहेगा। तुम लोग वहां से पी का वैल्यू पिक करोगे, इस पे चेक करोगे, चेक करके जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा वही तुम लोग का आंसर होगा, ठीक है। तो प्रोबेबली आंसर ये वाला है 146.13, ठीक है, 146.13, ये हम लोग का आंसर है। इस पे अप्लाई करके देख सकते हो, इसका रूट, इसका टोटल करने से मतलब स्क्वायर करने से जितना आता है उतना ही होगा, ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन देखो, ऐसे दिया हुआ है P0Q0 116, P0Q1 140, P1Q1 Q0 97, P1Q1 117, ठीक है। हमें पूछा है फिशर्स क्या होगा, फिशर्स का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा है, ये भी एग्जाम में आया था। तो फिशर्स का मतलब होता है लेस्पियर्स इनटू पैसेज, ठीक है। और लेस्पियर्स का क्या हो जाएगा, लेस्पियर्स में ये देखो P0 P N/P0, ये तो फिक्स्ड है, और लेस्पियर्स में इनटू होता है Q0 ठीक है। अच्छा, पैसेज में क्या होगा, P N/P0, ये तो फिक्स्ड है, यहाँ पर हो जाएगा QN। अब देखो वैल्यू शायद हमें इसी तरह से दिए हुए, हमें सिर्फ पुट कर देना है। PN/Q0 मतलब 1, एक्चुअली N का मतलब यहाँ पर 1, तो 97 डिवाइडेड बाई P0Q0 116 इंटू, ये हो जाएगा N और QN मतलब 117 डिवाइडेड बाई 140, ठीक है। और ये इंटू 100 जो है बाहर चला जाएगा, इसमें 100 रहता है ना, तो बाहर 100 एक चला जाएगा। और इसको सॉल्व करके तुम लोग देख सकते हो, मैंने आंसर लिख दिया 83.59 होगा आंसर, ठीक है, 83.59 होगा।
तो इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट मान के चल सकते हो, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो इसको तुम लोग सॉल्व करके देख सकते हो। मैंने तो यहाँ पर जस्ट आंसर लिख दिया, तुम लोग कैलकुलेटर पे चेक करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक टाइप का आया हुआ है वो दिखा देते हैं, बस यही लास्ट, और हमें नहीं चाहिए। बाउलीज का है 150, लेस्पियर्स का है 180, पैसेस का क्या होगा, ठीक है। तो बाउलीज मतलब लेस्पियर्स प्लस पैसेस बाई 2, बाउलीज का है 150, लेस्पियर्स है 180, पैसेस का हमें फाइंड आउट करने बोला है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 180 प्लस पी इक्वल टू 300, तो P इक्वल टू 300 माइनस 180 यानी कि 120। ऑप्शन में 120 है, हम लोग को 120 में टिक कर देना है, बस हो गया, ठीक है। और ये इस तरह का क्वेश्चन आया, तो बाकी जितने भी वहां पर क्वेश्चन है सारे करने की कोई नेसेसरी नहीं है, जो हम लोग का पीडीएफ में है उसका जरूरी नहीं है। ये जो मैंने आज क्वेश्चन करवाया, इस तरह का क्वेश्चन काफी आया हुआ है, एग्जाम का ही क्वेश्चन करवाए, तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, फिर ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होता है, इसमें और कुछ नहीं करना है, जो भी मैंने पढ़ने के लिए बोला है वो ही काफी है।